सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। आपको पता ही है कि इनऑर्गेनिक सेक्शन को क्रैश कोर्स में खत्म करने के बाद हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का सोचा था। तो ऑर्गेनिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था और ऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट मैंने रिलीज किया था जिसमें मैंने आइसोमेरिज्म को क्रैश कोर्स के बेस में पढ़ाया था। मतलब जहां पर आपको मैंने लगभग सारा मटेरियल दे दिया था आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। उससे बाहर आपको जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे एग्जाम में उससे काफी कुछ आपको मिल जाएगा आइडिया, ठीक है। और इवन दैट आइडिया क्या आपको लगता है कि मैं आपको सच बता रहा हूं तो आइसोमेरिज्म का जो सेक्शन या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्रैश कोर्स में मैंने कवर कर लिए थे। टॉपिक वाइज सब कुछ आपको बता रखा है। सो बी रेडी फॉर दैट। आपको इसमें किसी तरह का कोई कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्रैश कोर्स बनाया जा रहा है इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो बच्चे इंस्टेंट लेवल पे तैयारी करते हैं ना, मतलब कभी पढ़ा नहीं है, अचानक से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, और प्लस जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उनको एक थोड़ा सा चाहिए होता है, मतलब तुरंत एक शॉर्ट वे में एक रिवीजन, उनके लिए इसे बनाया जा रहा है। तो पार्ट ऑर्गेनिक जो आज क्रैश कोर्स हमारा ऑर्गेनिक का है, रिएक्शन ट्रिक्स है आज के दिन, जो मतलब कि पार्ट 2 को बता रहा है। बेटा किसको बता रहा है? पार्ट 2 को बता रहा है, ठीक है। तो यानी आज हम ऑर्गेनिक के क्रैश कोर्स के सेकंड पार्ट को रिलीज कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्शंस के ट्रिक्स को सीखेंगे। जनरली कई लोग ऑर्गेनिक की पूछो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे करते हो तो बोलते सर याद कर लेते हैं। बेटा याद तो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे कभी लाइफ में, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत ज्यादा है। यू नो व्हाट कि ऑर्गेनिक की रिएक्शन को काउंट करना ही बेटा इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में ना आप उसको याद कर रहे हो ये संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं बच्चों, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। सो कल तक हम कहां पहुंचे थे? तो कल हम सर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते थे। तो कैसे निकाला था? तो चलो एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आना लगभग तय माना जाता है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बेटा क्या था, थोड़ा सा जल्दी बताना। तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स का समेशन, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ही होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों को जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा जीआई कौन शो करता है? तो डबल बॉन्ड करता है सर। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन शो करता है सर? तो कायरल कार्बन करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन को जोड़ दें तो हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ सकते हैं। अब बेटा इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या कहते हैं बेटा? स्टीरियो सेंटर। इवन दैट आपके मेंस के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड दे देगा बड़ा सा और बोलेगा इसमें स्टीरियो सेंटर काउंट करिए। तो स्टीरियो सेंटर काउंट करने का मतलब उसमें डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन को चेक करना है। बट डबल बॉन्ड की कंडीशन याद रखना कि किसी भी सिचुएशन पे ऐसा वाला डबल बॉन्ड मत उठा लेना जहां पर कार्बन से दो सेम ग्रुप जुड़े हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये सबसे बड़ी चीज है कि एक कार्बन से दो ग्रुप अगर सेम हो जाएंगे तो वो जीआई नहीं दे सकता। तो वहां डबल बॉन्ड होगा तो वो काउंट नहीं करना, बस इसका इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेटा स्टीरियो सेंटर हो गया। बेटा स्टीरियो सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं एन। एन इसलिए बोल दे रहे हैं बेटा क्योंकि एन का मतलब इंटीजर होता है, तो 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे में अगर आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है बेटा तो आप इसके दो केसेस बना लो। दो केसेस मतलब केस 1 में ले लो कि इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिक, ठीक है, या असिमेट्रिक, ठीक है। इफ कंपाउंड इज अनसिमेट्रिक, तो बेटा अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिक है तो क्या करोगे? सर अनसिमेट्रिक कैसे पहचानते? बेटा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने सब बता रखा है। तो अनसिमेट्रिक में अगर बेटा आपसे कोई बोल दे कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएगा सर, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू बेटा टू द पावर एन। अब ये मत बोलना कि सर एन क्या होगा, एन डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन के समेशंस होंगे। तो उस कंपाउंड में जितने भी डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन होंगे सबको जोड़ दोगे तो बेटा ये स्टीरियो आइसोमर्स निकल आता था, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस भी, और दूसरा हम लोग एक फ्लो में भी लाते हैं कि पहले वाला जो हमारा पार्ट था ऑर्गेनिक का उसके साथ हम कंटिन्यू कैसे जा रहे हैं। दूसरा, अगर कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाए बेटा, अगर कंपाउंड कैसा हो जाए? सिमेट्रिक। ऑल ऑफ यू नो दैट कि सिमेट्रिसिटी कैसे पहचानते हैं, है ना। लेफ्ट टू राइट जाओगे आप आराम से, लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट जाओ, दोनों तरफ से चलने पर अगर एक जैसी चीजें मिलती चली जा रही हैं तो कंपाउंड सिमेट्रिक है। दोनों तरफ से चलते समय अगर एक जैसी चीजें नहीं मिल रही तो कंपाउंड अनसिमेट्रिक है, ठीक है। तो कंपाउंड अगर सिमेट्रिक है बेटा तो उसमें भी पहली चीज कि अगर एन इवन आ जाए तो सर, एन इवन आ जाए मतलब एन का मतलब बेटा कायरल स्टीरियो सेंटर, यानी अगर स्टीरियो सेंटर आपने काउंट किया डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन के समेशन को और वो इवन नंबर में आ जाए तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ आपका स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा बेटा टू द पावर n माइनस टू द पावर n माइनस 2/2। लर्न करना बहुत आसान है। टू द पावर n क्या था? टोटल था अनसिमेट्रिक पे, उसमें से माइनस कर देंगे टू द पावर n माइनस 2/2, क्योंकि इवन है बेटा तो इवन में याद रखना n माइनस 2/2, तो ऑड में क्या हो जाएगा? n माइनस 1/2, सिंपल, ठीक है बेटा। अगर मान लो n तुम्हारा ऑड आ जाता है तो जब n ऑड आ जाएगा तो उसमें भी तुमको दो चीजें ध्यान देनी है, ठीक है बेटा। पहला क्या बताया था मैंने, बताओ? If center of compound contain double bond, ठीक है बेटा, मतलब contain GI center लिख सकते हैं, GI center का मतलब बेटा डबल बॉन्ड।
अगर मान लो कि तुमने जो कंपाउंड सिमेट्रिक लिया उसका सेंटर कार्बन तो होगा ही ना, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब सेंटर तभी होगा, तभी बीच से कटेगा। तो अगर तुम मान लो तुम्हारा n काउंट करने पर, स्टीरियो सेंटर काउंट करने पर बेटा ऑड आ रहा है, तो उस केस में ध्यान देना कि कहीं कार्बन का जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी कंपाउंड का जो सेंटर वाला पार्ट है, वहां डबल बॉन्ड तो नहीं है, जीआई सेंटर तो नहीं है। अगर जीआई सेंटर है तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तुमको मैंने बताया था लास्ट सेक्शन में, टू दी पावर n माइनस वन टू दी पावर n माइनस वन बाई टू। और देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बेटा अगर इवन होगा तो n माइनस टू बाई टू और ऑड होगा तो n माइनस वन बाई टू। बस सिंपल सा चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, और n आपको पता है, ठीक है। और बेटा कल दूसरा केस क्या बताया था कि अगर इफ सेंटर ऑफ कंपाउंड ऑप्टिकल सेंटर आ जाए बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल आइसोमर सेंटर, ऑप्टिकल आइसोमर सेंटर मतलब बेटा वो कायरल कार्बन आ जाए। अगर सेंटर पे बेटा ज्योमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड आएगा, अगर कायरल है सेंटर पे, अगर कायरल होगा तो कायरल सेंटर होगा, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले रहे हो, कंपाउंड अगर सिमेट्रिक है तो अगर ये चेक कर लेना कि सेंटर वाला, ठीक है बेटा, इवन में तो चलो, इवन में तो तुम कोई भी निकाल लो, ठीक है, चाहे वो सेंटर पे जीआई हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन वाले में सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल हो, सबके लिए काम करेगा। ऑड में दो केस बनाना होता है। अगर कंपाउंड के सेंटर वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कंटेंट यानी जीआई सेंटर लेता है तो आपको ये करना है। अगर मान लो कंपाउंड का सेंटर वाला कार्बन कायरल सेंटर लेता है, वहां जीआई सेंटर नहीं, सेंटर वाला कायरल सेंटर लेता है, तो उस केस में बेटा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, टू दी पावर n माइनस वन। ये मैंने आपको कल बताया भी था। सो बस ये ध्यान रखना, स्टीरियो सेंटर निकालने के लिए एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये मैंने कल बता के बेटा खत्म किया था। अब इसी के आगे कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आइसोमर्स वाला पोर्शन कवर कर लिया था। उसमें मैंने कन्फर्मेशन आइसोमर्स से बता दिया, स्टैगर्ड क्या होता है, स्क्यू गॉस क्या होता है, एंटी एक्लिप्स क्या होता है, एक्लिप्स क्या होता है, सब कुछ बताया था आपको। फिर टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, हर एक चीज बता दिया था आपको कल। सो आइसोमर्स का सेक्शन ये बेटा खत्म हो गया था, ये वाला लास्ट टॉपिक हमारा था। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन आपको दे दिया नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, रिएक्शंस कैसे करते हैं सर ऑर्गेनिक के। तो देखो बेटा आज का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक का, उसमें रिएक्शंस को हम लोग समझते हैं। तो रिएक्शंस कैसे करते हैं, देखो पहली चीज तो रिएक्शन में एक चीज आप लोग दिमाग में रखो हमेशा, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन करते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बेटा कई लोगों को मानना कि जैसे ये एरो है तो इधर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो एरो के दाईं तरफ बेटा प्रोडक्ट आते हैं, सबको पता है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि एरो के पीछे वाले को रिएक्टेंट्स कहते हैं, ये गलत है। ऑर्गेनिक में बेटा एक रिएक्टेंट होता है और एक सबस्ट्रेट होता है, रिमेंबर दैट। दोनों रिएक्टेंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं बताओ, एक रिएक्टेंट होता है और बेटा क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों मिलते हैं तो वहां दो चांसेस होते हैं बेटा, या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, बच्चों क्या बन जाए, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, या फिर हो सकता है कि पहले बच्चों यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा और उसके बाद बच्चों क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यू कैन से नाउ कि अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां पर एक प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको कहते हैं बेटा कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन, कंसर्टेड मतलब बेटा सिंगल स्टेप, बच्चों सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अगर एक ही स्टेप में बन रहा है तो कंसर्टेड यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। और यहां देखो ना, ये पहले इंटरमीडिएट आ रहा है फिर बेटा प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये मल्टीपल स्टेप हो गया। तो बेटा बच्चों जो मल्टीपल स्टेप हो जाएगा इसको बोलेंगे नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। क्या बोलेंगे बताओ, नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। नॉन कंसर्टेड को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ नॉन कंसर्टेड, इट इज अ कंसर्टेड रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सिंपली यू कैन से दैट whenever the reactant and substrate combine with each other, then we have a product in a single step that is called concerted. और अगर multiple step यानी intermediate के साथ product बना रहा है तो that is a multiple यानी known as non concerted reaction। तो ऑर्गेनिक में आपको बेसिकली दो ही स्टेप के रिएक्शन दिखाई देते हैं, तीसरा कोई रिएक्शन दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन ये कि सर ये सबस्ट्रेट कैसे पहचानेंगे, तो सबस्ट्रेट को पहचानने का तरीका सबसे आसान है, नंबर ऑफ कार्बन। मान लो तुम दो कंपाउंडों का, दो ऑर्गेनिक कंपाउंडों की रिएक्शंस करा रहे हो तो दोनों में से किसी ना किसी एक के पास कार्बन ज्यादा होगा, जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा उसको तुम सबस्ट्रेट का नाम दे दोगे, ठीक है। सर ये है क्या, जरा समझाओ। अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझना तो बच्चों इसको अटैकर बोलते हैं, रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, अटैकर। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, अटैकर, ठीक है। और सबस्ट्रेट को अगर इजी लैंग्वेज में समझना है तो इसको बोलते हैं अटैक्ड। इसका क्या मतलब हुआ सर, अब तुम लॉजिक लगा लो ना। अगर ये अटैकर है तो ये बंदा अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा।
तो सर ये अटैकर क्यों होता है? क्योंकि सर ये अनस्टेबल होता होगा ऑब्वियसली। भाई कोई किसी के पास चल के क्यों जाएगा? वो अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी के लिए जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो सर अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होने के क्या रीजन हो सकते हैं? तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो वहां इलेक्ट्रॉन रिच सिचुएशन आ जाए, यानी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाए, यानी उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट ना हो। इन दो सिचुएशन पे ही वो अनस्टेबल हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा होता क्यों है सर? तो इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर होने का एक ही रीजन है कि वहां बॉन्ड में फिजन होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा? फिजन ऑफ बॉन्ड होगा, यानी बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड क्यों टूटता है? तो आपको तो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग पता होगा कि हर रिएक्शन को एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ड्यू टू दैट टेम्परेचर वो बॉन्ड तोड़ सकता है। ठीक है, अब अगर बॉन्ड टूटेगा तो उसमें भी दो सिचुएशन आ सकती है, या तो होमोलिटिक फिजन होगा या तो हेट्रोलिटिक फिजन होगा। ठीक है, होमोलिटिक फिजन का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो। होमो का मतलब सेम लोगों के बीच में, लिटिक का मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, क्लीवेज यानी। ठीक है, तो अगर दो सेम लोगों के बीच में, अब वो एग्जैक्टली भी सेम हो सकते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, तो या तो बिल्कुल एग्जैक्टली दो सेम लोगों के बीच का बॉन्ड टूटे, या तो दो ऐसे लोगों के बीच का बॉन्ड टूटे जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल है, तो वो भी लगभग एक जैसे ही माने जाएंगे। तो याद रखिएगा, होमोलिटिक का मतलब सेम लोगों के बीच के बॉन्ड टूटना, या दो ऐसे लोगों के बीच का बॉन्ड टूटना जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत कम आता हो, ऐसे में दोनों लगभग एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, और हेट्रोलिटिक का मतलब होता है डिफरेंट लोगों के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट लोगों के बीच का बॉन्ड टूटने का मतलब ऑब्वियसली यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर मैक्स होगा। ठीक है, तो भैया ऐसा है, अगर दो डिफरेंट लोगों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जो ज्यादा नेगेटिव होगा पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हेट्रोलिटिक है। ठीक है, जबकि यहां पर दोनों एक जैसे लोग हैं, या ऐसे दो डिफरेंट लोग हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत कम है, तो ऐसे में दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, तो ऐसे लोगों को तोड़ने के लिए होमोलिटिक फिजन करना पड़ता है। ठीक है, तो सर होमोलिटिक फिजन करेंगे तो भी हमारा अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, हेट्रोलिटिक करेंगे तो भी अनस्टेबल प्लस माइनस बनेगा। तो अगर वो अनस्टेबल हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएंगे, तो अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे तो अटैकर की तरह बिहेव करेंगे, अटैकर की तरह बिहेव करेंगे तो ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि होमोलिटिक फिजन से क्या निकलता है, बताओ? फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ठीक है, जबकि जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा होता है तो उससे क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है और एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है। डन। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लवर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुअर है तभी तो इलेक्ट्रॉन लवर है। और न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, तो प्रोटॉन लवर। क्योंकि माइनस चार्ज वाला है तो ये पॉजिटिव चार्ज को गेन करना चाहेगा, और ये प्लस वाला है तो माइनस को गेन करना चाहेगा। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फ्री रेडिकल्स को भी आप इलेक्ट्रॉन पुअर कह सकते हो। डन। तो हर केस में आप देख सकते हो यहां अनस्टेबल चीजें बन रही हैं, अनस्टेबल होने की वजह से वो अटैकर का काम करता है। ओके, अब जब ये अटैक करेगा किस पर? सबस्ट्रेट पर, तब क्या होगा? देखो, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्टेंट ने अटैक कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्टेंट ने अटैक कर दिया किस पर? सबस्ट्रेट पर। तो ये जो अटैक्ड हुआ है सबस्ट्रेट पर, ये अटैक मतलब जिस पर अटैक किया जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, इस पर अटैक हुआ है। अब देखो, ऑर्गेनिक इतनी अच्छी चीज है कि अगर बंदा कोई अनस्टेबल उसके पास जाएगा ना, तो कुछ भी करके वो वहां पर उसको जगह देगा ताकि वो उससे जुड़ सके और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, मतलब ये भाईचारा वाला पार्ट है। इंसानों में ये चीज नहीं पाया जाता। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको बहुत ज्यादा नीड है और आपसे हेल्प मांग रहा है, तो आप सोचते हो करें कि ना करें। ऑर्गेनिक वाले नहीं सोचते। ऑर्गेनिक में सीधा कॉन्सेप्ट है, तुम आ रहे हो, तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, हम हैं। और ये अच्छा खासा बंदा स्टेबल है, लेकिन फिर भी इसकी वजह के इसको खाली जगह देने के लिए ये अपने आप को चेंज करता है। अब सबस्ट्रेट जो है अटैक्ड इन, इस पर रिएक्टेंट अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? प्लेस प्रोवाइडर का काम करेगा। किस लिए प्लेस प्रोवाइड करेगा? ताकि ये रिएक्टेंट इस पर इजीली अटैक कर सके, इससे ज्वाइन हो सके, ताकि एक नए प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाए। तो प्लेस प्रोवाइड करने के लिए ये इतने तरीके अपनाता है, या तो बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, या तो बाय रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हो, ठीक है, या बाय हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, और इसको जिसने डिस्कवर किया था नाथन और बेकर ने, उनके नाम से हाइपर कॉन्जुगेशन को नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है, रिमेंबर दैट। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन 3 नाम से जाना जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बाय इटसेल्फ, देन आफ्टर नो बॉन्ड रेजोनेंस, एंड द थर्ड वन इज नाथन बेकर। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो कुल मिलाकर के ये 4 इफेक्ट काम करता है। हालांकि होने को तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट भी होता है, लेकिन दैट इज नॉट अ वेरी मच यूजेबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। So these are the only 4 conditions through which substrate provide the place to reactants to define a one unique product. I hope it is clear. And you know, all of you know that inductive effect can be represented by the plus I and minus I. यानी इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्लस आर माइनस आर। अगर मेसोमेरिक के फॉर्म में लिख रहे हो तो प्लस एम माइनस एम, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन नॉर्मल होता है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लस ई और एक होता है माइनस ई, ठीक है। चूंकि आप जानते हो कि ये क्रैश कोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो क्रैश कोर्स में तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम जो है आज का जो टॉपिक हमारा है रिएक्शंस पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, एम इफेक्ट या ई इफेक्ट आपको जरूर आता होगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अभी तुरंत शुरू कर रहे हैं पढ़ाई करना, ये उनके लिए जो काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा शार्प रिविजन चाहिए ताकि और अच्छा वो कर सकें। तो इसीलिए अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। जिनको बिल्कुल नहीं पता है, जो अभी IIT की तैयारी करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर देंगे, वो हमारे रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिएगा ऑर्गेनिक की, उसमें आपको पूरा डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि कैसे काम करता है और क्या करता है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है रिएक्शन होने का, मतलब रिएक्टेंट अटैक करेगा तो क्यों करेगा, और सबस्ट्रेट पर जब अटैक होगा तो सबस्ट्रेट ऐसा क्या करेगा कि रिएक्टेंट उसके साथ इजीली क्या हो सके, बताओ, अटैच हो सके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब क्वेश्चन ये है सर कि हम रिएक्शंस करें तो करें कैसे, रिएक्शंस को करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप देखो, ये तो मैंने आई इफेक्ट एम इफेक्ट आपको मैं मान लेता हूं कि आपको आता है। ऑर्गेनिक का जो थर्ड पार्ट रिलीज करूंगा उसमें मैं आपको कंपाउंड का एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देखना सिखाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ द आई इफेक्ट एंड द एम और आर इफेक्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए वेट करिए, उसमें आपको कंपाउंड का एसिडिक बेसिक नेचर को भी कंपैरिजन करना सिखा दूंगा, वो भी बहुत शॉर्ट वे में, ताकि आप अगर पेपर देने जाते हो तो आपका 4 ऑप्शन आता है तो आपको खट से आंसर निकाल के दे देना है, ठीक है। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्शन ट्रिक से रिलेटेड है। सो रिएक्शंस कैसे करते हैं सर, तो ध्यान से सुनिएगा। जो आज चीज़ आपको बता रहा हूँ आप पूरा YouTube चैनल ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। मतलब बहुत ह्यूज लेवल पे तो आप हर तरह के रिएक्शन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि पूरी NCERT IIT मेंस लेवल की और नीट लेवल की तुम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शंस आराम से करके आओगे, वो भी बिना मेमोराइज किए, बिल्कुल टेंशन फ्री होगे। तो कैसे सर, देखो आपको पता है ये बात कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक एलिमेंट का नाम बताते हो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिमेंबर दैट। इसके अलावा और एलिमेंट इसमें आके एक्स्ट्रा अटैच हो जाते हैं, लेकिन दोज एलिमेंट्स आर नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 ही बेसिक एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, ओके। अब तुमको इसमें एक चीज बताते हैं, ये बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 बेसिक एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो याद रखिए किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के लिए आपको इन्हीं 3 बेसिक एलिमेंट को मैनेज करना आना चाहिए। जिन बंदों को ये आता है कि इनको तीनों को मैनेज कर लेते हैं, जिन बच्चों को ये पता है कि ये तीनों मैनेज हम कैसे करते हैं, बस वही ऑर्गेनिक रिएक्शन समझ पाते हैं, बाकी लोगों के बस का नहीं है वो, फिर वो याद ही करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोई उतना डिटेल में जाता नहीं है ना बताता है। आज ध्यान से देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज 3 एलिमेंट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स। तो क्या आपके दिमाग में बस गया कि हमें अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस करना है, चाहे कन्वर्जन करना हो या कोई भी बेसिक रिएक्शंस करना हो, तो हमें इन 3 एलिमेंट को मैनेज करना आना चाहिए। सर मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेज करने का मतलब है कार्बन इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग। कई बार आपने रिएक्शन देखा होगा जहां बोलता है इथेन से प्रोपेन बना दो, तो इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन पे जाना है, मतलब आपको कार्बन इंक्रीज करना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोपेन से इथेन बना दो, तो प्रोपेन में 3 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, तो कार्बन आपको डिक्रीज करना है। तो इसलिए कार्बन में प्लस और माइनस लगा है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट यू कैन ऐड कार्बन और डिक्रीज कार्बन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू मैनेज द कार्बन। हाइड्रोजन को कैसे मैनेज करना है, तो टू आइदर यू कैन इंक्रीज द हाइड्रोजन और डिक्रीज द हाइड्रोजन। अब मान लो किसी रिएक्शन में रिक्वायरमेंट है कि भैया हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन ऐड कर दो, नहीं हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हटाना है, तो डिक्रीज कर दो, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ भी होता है।
टू ऐड ऑक्सीजन और सबट्रैक्ट ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक डन, सही है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाइड्रोजन को ऐड करना, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हो तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, और हाइड्रोजन देता कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड करने वाले लोगों को क्या कहेंगे बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? अगर आपको ऑक्सीजन ऐड करने के लिए बोले, मान लो कोई रिएक्शन दे दो, बोले कि भैया इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन चाहिए होगा मुझे, तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो भैया ये बताओ ऑक्सीजन देता कौन है? तो ऑक्सीजन तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें चाहिए होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है? सही है। अब कहोगे सर डिक्रीज करने के लिए, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया ना, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो हाइड्रोजन डिक्रीज करने के लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो? तो मतलब इफ यू वांट टू डिक्रीज द हाइड्रोजन फ्रॉम द गिवन कंपाउंड देन यू कैन यूटिलाइज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और अगर आपको ऑक्सीजन को डिक्रीज करना है, इफ यू वांट टू डिक्रीज द ऑक्सीजन, तो आपको क्या चाहिए होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। डन। तो रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन जोड़ेगा, ऑक्सीजन हटाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन जोड़ेगा, हाइड्रोजन हटाएगा। दैट्स अ सिंपल टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो आपको दोनों एक साथ नहीं करना है, सीधा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग अगर पहचानने लग जाओ तो आपका रिएक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। अब कार्बन डिक्रीज और इंक्रीज, इसके लिए वेट करो, मैं इसके लिए भी डिस्कस करूंगा सारा चीज, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो ये जो तीन बेसिक एलिमेंट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको अगर तुम बैलेंस करना सीख गए तो रिएक्शन तुम्हारे लिए बड़ा आसान होने वाला है। ठीक है, तो देखो आज का मैजिक आपको समझ में आएगा। सपोज आई वॉन्ट टू ऐड द हाइड्रोजन, सो वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट? हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। सर कहां से लाएंगे? अरे तुम्हें कहीं से नहीं लाना है यार, हम लोगों ने बहुत ऐसे रिएजेंट्स बना रखे हैं लैब में भी, आर्टिफिशियल तरीके से अपने नाम से पेटेंट करा के, कि जिसका यूज आप कर सकते हो, जो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो सर ये कौन कौन से हैं? बेटा ये हैं तो बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा है, आपको मैं पढ़ाता रह जाऊंगा लेकिन ये क्लासेस कम पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं बता सकता। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हमें इतने ज्यादा से मतलब है, या हमें केवल उससे मतलब है जिससे हमारे एग्जाम्स या जो हम मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो ऑब्वियसली हम लोग अभी यहाँ रिसर्च करने के लिए तो बैठे नहीं है, वी हैव मोर टाइम टू रिसर्च। लेकिन अगर आपको क्रैक करना हो, एक अच्छे कॉलेज में जाना अभी फिलहाल आपका टारगेट है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे रीजेंट्स हैं जिनको कलेक्टिवली हम आपको पढ़ा देते हैं, जिससे आपके ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस में वो काउंट होने शुरू हो जाएंगे, और आप हर तरह के रिएक्शन में उससे रिएक्शन को कर सकते हो, और उससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं है कोई। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस ही कंसीडर इसको ऐसे कर रहा है। तो जैसे सबसे पहला बेटा सबसे पहले बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास है वो कौन सा है? तो देखो ध्यान से, सबसे पहला हमारे पास है निकेल पाउडर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कई बार इसी को ना इस नाम से ही पुकारेगा, रेने निकल 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ आर एक्चुअली सेम। ठीक है, रेने निकल एक्चुअली में एक फाइनली डिवाइडेड निकल होता है जो एल्यूमिनियम के मिक्सचर से बनाया जाता है। अब उतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि टाइम इज वेरी लेस। हाँ, डिटेल जानना है तो हमारे रेगुलर क्लासेस जरूर देखिएगा। तो निकल पाउडर 200 डिग्री या रेने निकल 200 डिग्री, दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एवर इन अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस्ट एवर। व्हाई सर? देखो पहली बात तो इसका नाम सैंड्रिन एंड सेवातियर है। ठीक है भाई, सैंड्रिन एंड सेवातियर, तो इसीलिए इसको सैंड्रिन सेवातियर रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब जिन साइंटिस्टों के नाम से इसका पेटेंट होगा ना, उन्हीं के नाम से रिएक्शन भी जाना जाएगा। तो अगर किसी रिएक्शन में ये रीजेंट लग गया तो मतलब उस रिएक्शन का नाम ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा भाई, हर किताबों में स्पेलिंग अलग अलग है, क्योंकि सब लैटिन लैंग्वेज वाले साइंटिस्ट हैं जिनके नाम में चेंजेस आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चेंजेस। अब जैसे पहले एजुकेशन होता था, आजकल एडुकेशन हो गया, पहले शेड्यूल होता था, आजकल स्केड्यूल हो गया। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर। ओके, सो हम लोग क्या इंडियन है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं बेसिकली, लेकिन अब जब अमेरिकन एसेंट की इंग्लिश आने लगते हैं तो हम लोग उसको भी फॉलो करने लगते हैं। हम लोग खुद ही कंफ्यूज है कि हम कौन से एसेंट को फॉलो करें। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो ये क्या है, ध्यान रखना, जो ट्रिक दे रहा हूं ये हमेशा अपने दिमाग में बना लेना, और चाहो तो इसकी पूरी लिस्ट बना के चिपका लेना। ठीक है, आईटी में 25 तक है, उसके बाद बेटा जो फोर्थ फेज वाला आईटी है वो कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप बी रेडी फॉर ऑल दिस। ठीक है, और जो अभी थर्ड फेज वाला दे रहे हैं उनको फोर्थ फेज भी देने का मौका मिलेगा, तो आपके सबके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहली चीज, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है सर? ऑब्वियसली हाइड्रोजन को जोड़ देना। तो अगर डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ोगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल में जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ग्रुप में जोड़ोगे तो कुछ और बन जाएगा। सो
आपको मैं ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक और दूंगा कि हाइड्रोजन जोड़ना कैसे है, ठीक है। सो फिलहाल अगर सेंट्रिन सेवातियर रिएजेंट आपको कहीं रिएक्शन में दिया जाएगा तो आप क्या सोचोगे कि अगर सेंट्रिन सेवातियर दिया गया और उस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड या ग्रुप है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, उसको रिड्यूस करोगे, वहीं पर हाइड्रोजन जोड़ के खत्म करोगे रिएक्शन, ठीक है। चलो दूसरा रिएजेंट हमारे पास है हाइड्रोजन विद पैलेडियम इन द कार्बन। कार्बन का मतलब बेटा है चारकोल से, कार्बन यहाँ चारकोल फॉर्मेट पे है। अगर ये कहीं दिया जाता है तो इट इज ऑल्सो द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? क्योंकि ये देखो निकल पाउडर, निकल के बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है, दैट हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन का को यू प्रोवाइड करता है ताकि आप रिड्यूस कर सको। पैलेडियम का सरफेस भी काफी लार्ज होता है, ये भी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की ताकत बहुत ज्यादा रखता है, तो ऐसे में हाइड्रोजन इसमें भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और वही हाइड्रोजन आप यूज करते हो रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो डिटेलिंग बहुत चीज है, मैं बताऊंगा रेगुलर क्लासेस में। तो ये क्या करता है सर, देखो पहली बात तो ना ये डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है और साइनाइड ग्रुप को, NO2 और CN ग्रुप को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो याद रखिए कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है और NO2 और साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, ठीक है। मतलब हर रीजेंट्स का अपना अलग अलग कंडीशन है, हर रीजेंट अपने अपने अकॉर्डिंग लेवल पे काम करता है, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे कि सपोज करो कि कोई आदमी चिकन बना रहा है तो हर आदमी चिकन अलग अलग वे में बना सकता है, कोई उसमें कोई इंग्रेडिएंट डालता है, कोई उसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं डालता है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी होते हैं कि रिएक्शंस जो होते हैं उसमें आप किस तरह के इंग्रेडिएंट डालते हो तो कैसे कैसे वो बिहेव करता है, इसीलिए इसमें इतने तरह के ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही हमारे पास अगला रिएजेंट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ठीक है। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। LiLH4 में एक ही ऐसा प्रॉब्लम है, एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी केमिस्ट्री में एक ही है केवल, और वो ये कि LiLH4 कैन रिड्यूस डबल बॉन्ड, वैसे तो नहीं करता लेकिन डबल बॉन्ड कैन रिड्यूस इफ, डबल बॉन्ड कैन रिड्यूस इफ any aromatic ring at बीटा कार्बन विद डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड में बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ एरोमेटिक रिंग लग जाए, फिर से सुन लो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बीटा कार्बन पर एरोमेटिक रिंग के साथ डबल बॉन्ड लग जाए, उस केस में LiLH4 कैन रिड्यूस द डबल बॉन्ड। This is the only and only one case where LiLH4 can reduce the double bond. Okay? I hope it is clear to all of you. जैसे suppose I have one example to all of you. जैसे मान लो ये एरोमेटिक लिया, CH डबल बॉन्ड CH लिया और ये CHO ले लिया। देखो ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा आपको और बीटा कार्बन पे एरोमेटिक रिंग भी दिखाई दे रहा। तो ऐसे केस में ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन वहां पे जोड़ देगा। तो इस केस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में ये डबल या ट्रिपल को रिड्यूस नहीं करता। हाँ, किसी भी ग्रुप को रिड्यूस करने की ताकत ये बहुत नॉर्मल वे में रखता है, और ग्रुप चाहे अल्कोहल हो, डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी, सभी को रिड्यूस करने की ताकत ये रखता है, इसीलिए एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इसको कहा जाता है। लेकिन अगर अभी तीनों जो मैंने आपको बताया तो सबसे बेस्ट कौन है, तो सर ये है, क्योंकि ये किसी भी चीज को नहीं छोड़ रहा, सबको रिड्यूस कर रहा है। डन? ओके, चलो आगे देखो। ऐसे हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं आपके लिए, टेंशन मत लो, हर तरह के रिएक्शंस आपके कवर हो जाएंगे। बस इनमें ना थोड़ा सा आपको रिवीजन करना होगा, 5-10 मिनट खाली दिमाग लगा दो, ये सारे रिएक्शंस आप करने लग जाओगे, ठीक है। अच्छा, अगला रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास NaBH4 सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट। रिमेंबर दैट इट इज नॉट एबल टू रिड्यूस डबल बॉन्ड, नॉट एबल टू रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड एंड इट कैन रिड्यूस ग्रुप एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, किसको, ईस्टर को और एसिड को। ये एसिड और ईस्टर को छोड़ के बाकी सभी ग्रुप को रिड्यूस करता है। इसका मतलब इसकी जो ग्रुप रिड्यूसिंग पावर है वो LiLH4 से वीक है, क्योंकि LiLH4 भी डबल ट्रिपल रिड्यूस नहीं करता, ये भी डबल ट्रिपल रिड्यूस नहीं करता, यहां तक तो सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन LiLH4 किसी तरह का डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, वो हर ग्रुप को रिड्यूस करता है। जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास 2 ग्रुप हैं जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे में पता चलता है कि LiLH4 इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। ओके, नेक्स्ट वन इज सर डिबाल H। ये बड़ा फेमस है, कई बार एग्जाम में आया। अब ये डिबाल H होता क्या है, तो इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल। देखो, D स्टैंड फॉर डाई, I स्टैंड फॉर आइसो, B स्टैंड फॉर ब्यूटाइल। तो डाई आइसोब्यूटाइल, Al मतलब एल्यूमिनियम, H मतलब हाइड्राइड, तो नाम क्या गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई आइसोब्यूटाइल का मतलब सर पहले आइसोब्यूटाइल बना लो,
बन गया। मेथ एथ प्रोप ब्यूट बन गया, आइसो भी लग गया, ब्रांच एक लग गया एक कार्बन का। तो डाई आइसो ब्यूटाइल, तो इसके डाई कर लो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो बन गया, दिस इज डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डन। अब ये जो रिएजेंट होता है, इसकी खास बात बताता हूं, ये भी एक बहुत बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, एल्यूमिनियम का बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है और जिसकी वजह से हाइड्रोजन आसानी से प्रोवाइड करा पाता है। तो वही हाइड्रोजन यूज करते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, इट कैन कन्वर्ट, अगर इसको ईस्टर मिल जाए तो उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, अगर इसको एसिड मिल जाए उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इवन दैट ये साइनाइड को भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि ये जो डिबाल एच है बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली क्लियर, बहुत ऐसे ही मतलब सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे जाना जाता है जो कि इन्हीं ग्रुप को रिड्यूस करने की ताकत रखता है। एम आई क्लियर? सो ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब इसी की जगह तुम अगर मान लो कीटोन ले लो, तो ये कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। अगर तुम इसमें अल्डिहाइड ले लोगे तो ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। समझ रहे हो? नोट कर लो ये। तो ये ऑप्शन ध्यान रखना, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा मार्कर में इंक भर लेता हूं भाई, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आई होप कि आपका नोट हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत हो कंफर्म करो एक बार। चलो हो गया। अब ध्यान देना इस चीज में, सर ये डबल ट्रिपल को, तो नो, डबल को भी नहीं करता, ट्रिपल को भी नहीं करता। और वैसे भी आज के बाद याद रखना, जब भी मैं डबल ट्रिपल लिखूंगा ना, सो रिमेंबर दैट कि वहां पर डबल ट्रिपल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मान लो नहीं लिखा है, इसका मतलब डबल ट्रिपल को रिड्यूस नहीं कर सकता है। डन। तो ये कुछ एल्डिहाइड्स के कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिएगा, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो गया। आगे देखिए ध्यान से, एक है हमारे पास RHCl PPH3 का होल थ्राइस, ये कहलाता है विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है। इसको कौन सा कैटालिस्ट कहते हैं? विल्किंसन। अरे यार वही है जिसके नाम से जो पेटेंट हो गया, वही है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है रोडियम ट्राइफिनाइल फास्फिन क्लोराइड है, ये इसका मेन काम होता है लेस सब्सटीट्यूट मतलब लेस रिजोनेटिंग, ठीक है, लेस इजी लैंग्वेज हो जाएगा, लेस रिजोनेटिंग डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। रिमेंबर दैट, लेस सब्स्टिट्यूट या लेस रिजोनेटिंग डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। दैट्स द ओनली वर्क फॉर दिस। ना किसी ग्रुप को टच करेगा, ना ट्रिपल बॉन्ड को टच करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताएं, सपोज करो आई हैव वन कंपाउंड हियर फॉर ऑल ऑफ यू, एक ये लगा है और एक ये लगा है। अब आप इसको ना किससे डाल रहे हो? विल्किंसन कैटालिस्ट ऐसे करके लिख के दे देगा एग्जाम में, बोलेगा व्हाट हैपेंड, ठीक है, बोलेगा व्हाट हैपेंड। तो रिमेंबर दैट, देखो ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहां पर रिजोनेटिंग कैरेक्टर काफी ज्यादा है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां बन सकता है। यहां पे पाई सिग्मा या एक सिग्मा ये ले लो, तो ज्यादा से ज्यादा दो रिजोनेटिंग हो सकता है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से लेस रिजोनेटिंग कौन सा दिख रहा है? सर ये वाला। तो इस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, यू कैन सी नाउ, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड खत्म क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जुड़ चुका है। डन बेटा, हो गया। तो याद रखिएगा विल्किंसन कैटालिस्ट क्या करता है, ठीक है। तो ये काफी सेलेक्टिव है और ये सब मतलब ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत रेयर केसेस में पूछा जाएगा, लेकिन आपको हर तरह के केस करा दे रहा हूं ताकि कहीं को छूटे नहीं। और इसको प्लीज इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके या इस वीडियो को समझते समय नोट्स बना लीजिएगा और उसको अपने जहां भी पढ़ते हो वहां दीवार पे चिपका लीजिए। ऑर्गेनिक यहां पर आ जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। नाउ अगला ले लेते हैं, जिंक अमलगम विद HCl। अमलगमेट जिंक मतलब मरकरी में कोई मेटल घुल जाता है तो उसको अमलगम कहा जाता है। तो अमलगमेट जिंक विद HCl, ये बड़ा फेमस नाम है इसका, क्लीमेंसन रिडक्शन नाम है, आप सभी लोग इसका नाम जानते भी होंगे। इसको क्लीमेंसन रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है?
पहली बात तो ये जो ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ग्रुप को रिड्यूस करेगा, डन है। लेकिन ये सबसे सेलेक्टिव ये माना जाता है कि जहां भी CO ग्रुप दिखेगा, CO मतलब बेटा ये कीटोन नहीं है, कार्बोनिल है। कीटोन तब होता है जब दोनों तरफ कार्बन लगता है, दिस इज अ कार्बोनिल। तो कार्बोनिल ग्रुप अगर कहीं पर है तो उसको CS2 में कन्वर्ट करने की ताकत बहुत जबरदस्त लगता है। तो खास करके इसी पर्पस के लिए इसका यूज भी किया जाता है। यहां पर ग्रुप लिखने का मतलब है कि सारे ग्रुप नहीं, दैट ग्रुप विच कंटेन कार्बोनिल, देन इट विल बी कन्वर्टेड CO into CS2। ओके, एंड रिमेंबर दैट यहां पर HCl लगा हुआ है, तो अगर HCl कैटलिस्ट के साथ अवेलेबल है, यानी रीजेंट के साथ अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली जहां एसिड होता है वहां डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। अब आप मेरे को यह मत बोलना कि सर डिहाइड्रेशन क्या होता, समझाओ। अरे डिहाइड्रेशन यार, डी मतलब रिमूव कर देना, हाइड्रा मतलब पानी को। यानी कि अगर आप किसी, मान लो आपको कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे जहां पर CO ग्रुप हो और वहां पर वाटर निकलने के भी चांसेस हो, और ये कैटेगरी रीजेंट लग गया तो डेफिनेटली वहां वाटर भी निकलेगा और ये ग्रुप तो खैर इसमें कन्वर्ट होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ये ले लिया और ये OH ले लिया, हमने जिंक अमलगम HCl डाल दिया, हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि CO है तो CS2 में कन्वर्ट तो होगा ही, लेकिन साथ में देखो यहाँ OH लगा है तो हम यहां से एक हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, तो ये H और ये OH निकल जाएगा। वाई? डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि HCl लगा है, और ये तो क्या CO CS2 में कन्वर्ट होता ही, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ दिस रिएजेंट। तो क्या बनने के चांसेस है बताओ? तो यहां तो CO था तो बेटा CS2 में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए, और H और OH निकल गया वाटर, तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। यू कैन सी नाउ, डन। तो जो बताया उसका ध्यान रखना। और आप लोग गलतियां क्या करते हो पता, आप लोग को क्या पढ़ाया जाता है, क्लेमेंसन अगर आ जाएगा तो CO को कन्वर्जन CS2 में कर देना, लेकिन ये बताना भूल जाया जाता है कि ये एसिड भी है तो यहां पर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसा जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आपने क्या पढ़ा है कि CO को CS2 में कन्वर्ट करते हो तो आप करके चले आते हो, और डिहाइड्रेट करना भूल जाते हो और आपका आंसर नेगेटिव -1 हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को पकड़ना आपको ध्यान रखिएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक बात और याद रखिएगा इसके बारे में, जो IT वाले क्वेश्चन पकड़ लेते हैं क्लेमेंसन से, वो ये याद रखिएगा कि बीटा कीटो ईस्टर अगर कहीं पर है तो याद रखिएगा बीटा कीटो ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, बीटा कीटो ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कहने का क्या मतलब है सर, बीटा कीटो ईस्टर का मतलब ये हो गया कि बीटा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा हो। ठीक है, जैसे मान लो तुमने ये लगाया, ये लिखा है ईस्टर हो गया ये, अब बीटा कीटो ईस्टर, तो देखो ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, यहां देखो बीटा लग गया, कीटोन आ गया बीटा ग्रुप पे। तो अब तुमको क्या लगा कि तुम क्लेमेंसन से पास करा दोगे, तो तुम्हें तो यही पढ़ाया गया है कि क्लेमेंसन CO को CS2 में कन्वर्ट कर देता है, तुम खट से करोगे बेटा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बीटा कीटो ईस्टर का रिडक्शन करना क्लेमेंसन की कैपेबिलिटी से बाहर है। ओके, तो क्लेमेंसन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 चीजें दिमाग में रखो, तुम क्लेमेंसन के सारे क्वेश्चन कर लोगे, यानी इस रीजन को देखोगे ना तो तुम आंसर निकाल दोगे। पहला ये कि CO को CS2 में कन्वर्ट करता है, दूसरा डबल ट्रिपल को टच नहीं करता, तीसरा ये कि ये अगर वहां डिहाइड्रेशन पॉसिबल है तो डिहाइड्रेशन भी करता है, और बीटा कीटो ईस्टर में कभी भी ये कोई रिडक्शन नहीं करता है। बीटा कीटो ईस्टर छोड़ के तुम कीटोन कहीं और लगा दो, गामा पे लगा दो, कर देगा, बीटा कीटो ईस्टर को टच नहीं करेगा। उसके पीछे रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, मैकेनिज्म हैं, तो वो रेगुलर क्लास में ही पॉसिबल है। लेकिन इतना मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि कम से कम क्लेमेंसन यानी इस रीजन का कोई रिएक्शन आएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे, ये कंफर्म है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। अच्छा, अब आगे देखना, ऐसे एक रिएजेंट हमारे पास और भी है, NH2, इसको हाइड्राजीन कहा जाता है, हाइड्राजीन विद बेस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। ठीक है, अब ये रिएजेंट का नाम किसी के नाम से पेटेंट है इसका, उस बंदे का नाम क्या है? वुल्फ किश्नर। ठीक है, तो इस रिएक्शन जहां भी अगर इस रिएजेंट का यूज होगा तो उस रिएक्शन का ऑटोमेटिकली नाम क्या हो जाएगा? वुल्फ किश्नर रिएजेंट। इसका मेन काम केवल और केवल ये है कि इट विल कन्वर्ट ओनली CO into CS2, दैट्स इट। बाकी ना तो ये डबल को टच करेगा, ना ट्रिपल को टच करेगा, ना किसी अदर चीज को टच करेगा, किसी भी दूसरे ग्रुप को छुएगा भी नहीं। कार्बोनिल मिलेगा तो CS2 में कन्वर्ट कर लेगा। तो ऐसे में ना एक बार IT में क्वेश्चन आया था कि एक कार्बोनिल ग्रुप लगा के कंपाउंड दे दिया और रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, एक में क्लेमेंसन में डाल दिया और ये भी डाल दिया, तो क्लेमेंसन भी CO को CS2 में कन्वर्ट करता है और ये भी CO को CS2 में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्लेमेंसन के और भी मतलब कि यूजेस हैं, लेकिन ये बंदा केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट मतलब प्राइमरीली केवल इसी काम के लिए यूज होता है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि क्लेमेंसन और क्या बोलते हैं वुल्फ किश्नर, अगर दोनों एक ऑप्शन में आ जाए और आपसे CO को CS2 में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आप यहां पर
आंसर किसको दोगे, प्रायोरिटी किसको दोगे, तो सर इसको देंगे क्योंकि ये इसका काम ही यही है। तो इससे बेटर तो कोई CO को सिस्टम कन्वर्टेबल रीजन हो ही नहीं सकता। ऐसा IT वालों ने पूछ के कंफ्यूज किया, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ठीक है ना। और इन सब का मैकेनिज्म है बेटा, ध्यान रखना, तो क्लासेस में ही हो सकता है। चलिए ओके सर, एनीथिंग एल्स सर, और भी रिड्यूसिंग एजेंट बहुत है। ये देखो SN विद HCl, ये कहलाता है स्टीफन रिएजेंट, मतलब जिसके नाम से पेटेंट है उसके नाम से जाना जाता है। तो जिस रिएक्शन में इसका यूज कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली स्टीफन रिएक्शन बन जाएगा। इसका मेन काम होता है साइनाइड को कन्वर्ट करना, यानी साइनाइड को रिड्यूस करना, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना, मतलब कुल मिला के नाइट्रोजन कंटेंट ग्रुप को रिड्यूस करने की ये ताकत रखता है। ओनली नाइट्रोजन कंटेंट ग्रुप, फिर से सुन लो, कोई भी नाइट्रोजन कंटेंट ग्रुप है और उसको रिड्यूस करना है, तो इससे बेटर कोई नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, अगर कोई नाइट्रोजन कंटेंट ग्रुप है और उसको रिड्यूस करना है, तो इससे बेटर कोई नहीं हो सकता। सो व्हेनेवर यू सी द नाइट्रोजन कंटेंट ग्रुप एंड यू वांट टू रिड्यूस इट, देन डेफिनेटली द ओनली स्टीफन रिएजेंट इज द ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, एक है सोडियम विद C2H5OH। याद रखना, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म करके दिखा सकता हूं। तो ये सब हवा में रेडिएट नहीं लिया जा रहा, सब के सब हाइड्रोजन प्रोवाइडर है। और जैसे यहाँ पर डेमो दिखा दे तो Na हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगा उसी का यूज कर लेंगे, ठीक है। इस रिएजेंट को पहली बार नाम दिया था वीवो ब्लैंक। भाई ये बड़ा बहुत ही कठिन नाम है, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। वीवो ब्लैंक रिएजेंट, या इसको आप ऐसे लिख लेना B&B रिएजेंट, ठीक है, वीवो ब्लैंक रिएजेंट। इसका बहुत सिंपल सा यूज है, इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, इट कैन रिड्यूस कीटोन एंड इट कैन रिड्यूस व्हाट अल्कोहल, या एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, यस अल्कोहल। सो इट कैन रिड्यूस ओनली दिस थ्री ग्रुप। बाकी अगर मैंने डबल नहीं लिखा है तो डबल को रिड्यूस नहीं करेगा, ट्रिपल नहीं लिखा तो ट्रिपल को भी रिड्यूस नहीं करेगा। डन। हालांकि इससे आने के चांसेस क्वेश्चन बहुत कम है, क्योंकि तीन ही हमारे पास ग्रुप है, उन्हीं को रिड्यूस करने की ताकत रखता है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है। अच्छा एक चीज गौर करिएगा, क्लेमेंसन में एसिड था तो डिहाइड्रेशन हो रहा था, वुल्फ किश्नर में आप ध्यान दीजिएगा बेस था, और जहां बेस होता है ऑटोमेटिकली वहां डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आप चाहो तो नोट्स में लिख लेना, जहां क्लेमेंसन है ना, जहां पर वो था ना वुल्फ किश्नर, वहां बेस है, तो एसिड में तो डिहाइड्रेशन हुआ था, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, तो वहां डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। रिमेंबर दैट, लिख लीजिएगा वहां पे, ठीक है, ठीक है। अगला रिएजेंट कौन सा है सर? तो देखो भाई, एक जो आप रिएजेंट लेने जा रहे हैं बड़ा फेमस है, कौन है ये? सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। दिस इज वेरी वेरी फेमस है वो रिएजेंट, और ये रिएजेंट कहीं यूज होता है तो उसको कहा जाता है बिर्च रिएजेंट। क्या कहते हैं बताओ? बिर्च रिएजेंट। बिर्च इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, उनके नाम से पेटेंट है। अब ये क्या करता है सर? देखो, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, लेकिन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस तब करेगा जब एट टर्मिनल पर लगा हो, यानी किसी भी कंपाउंड के सबसे लास्ट यानी टर्मिनल पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड लगा होगा तो केवल ये इसी डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में उसके पास ऑप्शन नहीं है, सारे ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है। देख रहे हो कितने यूनिक चीजें हैं, और यही छोटी छोटी बातें हम नहीं करते तो एग्जाम में वही आता, हम छोड़ के चले जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन इसमें याद रखिएगा, इसमें जो भी हाइड्रोजन ऐड होगा वो ट्रांस एडिशन होगा। क्या होगा वहां पे बताओ? ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब ये पूछोगे कि सर ट्रांस एडिशन क्या होता है? ट्रांस का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था अपोजिट, तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, अपोजिट वे में जुड़ेंगे। मतलब कहने का ये कि अगर मैं ये ले लेता हूं और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया से पास करा देता हूं, तो वी कैन सी हियर डबल बॉन्डेड है, वो भी टर्मिनल पे ही है और तो कहीं है नहीं। हाइड्रोजन जोड़ोगे तो देखो ये ऐसे जुड़ेगा, देखना टर्मिनल बोला है ना मैंने, तो टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट प्लेन में जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं ट्रांस एडिशन, ठीक है। सो दिस इज द वर्क। क्लियर हो गया आपको ये बात? ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। अगर मान लो कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई रिंग वाला कंपाउंड है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, ठीक है, और मान लो यहां पर डबल बॉन्ड ऐसे लगा हुआ, सपोज करो
ऐसे, और इसको तुम पास कराते हो लिक्विड अमोनिया विद सोडियम, तो याद रखिएगा ये इस तरह के कंपाउंड को जनरेट कर देगा। मतलब कि whenever any ring contain electron donating group, then ध्यान दीजिएगा, then it will rearrange the double bond towards the electron donating group। मतलब जहां से, यानी कि आप ये कह लो adjacent to electron donating group। ओके, सो अगर कहीं पर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और आपने ये ले लिया बिर्च रिडक्शन, तो ये डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट कराता है और डबल बॉन्ड को जस्ट एडजेसेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता है। जबकि अगर ये कोई ग्रुप है और ऐसा कुछ है, सेम कंपाउंड ले रहा हूं, देखना ये देखो, ले लिया और यहां लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और इसमें सेम हमने रीजेंट यूज किया, तो ये क्या करता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड बना देता है। आइसोलेटेड का मतलब अब ये रेजोनेंस नहीं कर सकते, यू कैन सी नाउ। तो यानी जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वहां आइसोलेटेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो यानी कि बिर्च रिडक्शन के माध्यम से आप डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट भी करा सकते हो। बस ध्यान रखिएगा डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर डोनेटिंग है तो कैसा भी वहां पर सिचुएशन हो, एक डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के एडजेसेंट जरूर लगेगा, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड बिल्कुल आइसोलेट फॉर्म में चले जाएंगे। आइसोलेट का मतलब देखो क्या है, यहां देखो पाई और सिग्मा और पाई है ना, तो यहाँ एक रेजोनेंसिंग कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ यानी एक रिलेशन है दोनों पाई बॉन्ड के बीच में। अब इसको मैंने आइसोलेट कर दिया, मतलब एक पाई यहाँ पर, एक सिग्मा है, फिर सिग्मा है, फिर पाई, तो रेजोनेंस यहाँ ब्रेक कर गया। तो दीज डबल बॉन्ड इन ना आइसोलेटेड वर्जन, अलग अलग होगा, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि रेजोनेंस वाले कैरेक्टर वहां पर लूज हो चुके हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, बिर्च रिडक्शन का। तो ओवरऑल ये आइडिया लगे कि जो बिर्च रिडक्शन होता है, इट कैन ओनली रिड्यूस द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड मैंने क्या बताया था, एट टर्मिनल होगा तभी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, जबकि इन रिंग, अगर रिंग में डबल बॉन्ड है, इन रिंग, तो ये डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, रीअरेंज कर देता है। क्या कर देता है डबल बॉन्ड को, बताओ, रीअरेंज कर देता है। कैसे करता है, तो खाली ग्रुप देख के बता दो। डोनेटिंग लगाया तो उसके जस्ट एडजेसेंट वाले पे डबल बॉन्ड लगेगा, अगर विड्रॉइंग लगाया तो आइसोलेटेड फॉर्मेट में डबल बॉन्ड लगेगा। दैट्स अ वे टू डिफाइन द बिर्च रिडक्शन। नोट डाउन। Okay, all of you? Okay, sir. Now, palladium with BaSO4, ठीक है, palladium with BaSO4 in the presence of hot xylene, अगर आप लेना चाहो तो ले लो। यहां पे याद रखिएगा BaSO4 जो है ना, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, यानी रिएक्शन के रेट को घटाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको पॉइजन कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पैलेडियम एक सरफेस ऐसा है जो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये कंट्रोल क्वांटिटी में या कंट्रोल कंडीशन में रिड्यूस करने की तक हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन ले लिया, अगर तो ज़्यादा हाइड्रोजन आ जाएगा तो डबल ट्रिपल ग्रुप सबको रिड्यूस करके छोड़, मतलब खत्म कर देगा। लेकिन BaSO4 लगाने से क्या होगा, अभी कंट्रोल हो गया, तो हम जहाँ चाहेंगे वहीं पर यूज़ कर सकते हैं एक कंट्रोल कंडीशन पे। ये जो कैटलिस्ट है इसको लिंडलार कैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, यहाँ तक लिंडलार कैटलिस्ट में क्या है कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेगा, अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट लगाते हो तो ये सिस एडिशन करेगा। क्या करेगा बताओ, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा। जबकि बिर्च रिडक्शन क्या कर रहा था, ट्रांस एडिशन। ये क्या करेगा, सिस एडिशन। जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज करो वी हैव वन एग्जांपल हियर। ठीक है, वी हैव एग्जांपल हियर एंड लिंडलार कैटलिस्ट। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगा, देखो दोनों सेम साइड, ऊपर भी जोड़ सकते हो नीचे भी जोड़ सकते हो। तो अगर ट्रांस एडिशन होगा तो अपोजिट होगा, सिस होगा तो सेम साइड होगा। ये है हमारे पास लिंडलार कैटालिस्ट। और एक आपको और भी बता दूं, लिंडलार कैटलिस्ट का एक जगह यूज और भी है, ये COCl ग्रुप को, यानी RCOCl ग्रुप को, एसिटिल क्लोराइड ग्रुप को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब ये एसिटिल, ये कहने ये दो जगह पर ये काम कर सकता है, एक तो डबल ट्रिपल को रिड्यूस करने में, दूसरा एसिटिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। जब एल्डिहाइड को एसिटिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया था तो लिंडलार ने केवल कैटलिस्ट दिया, रीजन दिया कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये एसिटिल क्लोराइड को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये लिंडलार को पता नहीं था। तो जिसने ये बताया उसका नाम था रोजेनमुंड।
इसीलिए इस रिएक्शन का नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रोजेनमुंड्स रिएक्शन। समझ रहे हो, मतलब जैसे मान लो हमने अपने नाम से पेटेंट करा लिया और मुझे पता है कि मैं ये कराता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा भी कर सकता था, जिसने किया उसके नाम से नाम प्रोसेस हो गया। तो इसीलिए लिंडलार कैटलिस्ट और रोजेनमुंड दोनों के कंडीशन सेम होते हैं, खाली नाम अलग अलग हो गया था क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नोट करिए प्लीज। चलिए अब बात करते हैं, यहां तक तो सारी बातें सर क्लियर है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो भाई, इतने तो रिड्यूसिंग एजेंट तुमको दे दिए, हमें नहीं लगता कि इससे बाहर तुम्हें कुछ जरूरत है पढ़ने की, लेकिन फिर भी अगर मान लो एग्जाम में कुछ आ ही जाए यार जो हम जानते तक ना हो। जैसे सर मैं आपको बताता हूं, जैसे Na2S दे दे या NH4HS लिख के दे दे या NH4 का होल ट्वाइस S दे दे, इन तीनों में से कोई भी रीजन दे दे, इनका मेन काम होता है पैरा पोजीशन में जो नाइट्रो ग्रुप होगा उसको रिड्यूस करके NH2 बना देगा। दैट्स अ सिंपल थिंग, इसीलिए इसको सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। डन, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईटी ने लास्ट ईयर ही पूछा था। जैसे सपोज आई हैव वन एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू, ये फिनॉल लगा है, ये NO2 लगा और ये NO2 लगा है। अब तुम पास करा रहे हो मान लो NH4HS से, अब तुम समझ गए सर ये तो रिड्यूसिंग, वो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो ये ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, ऑर्थो है ना, ये पोजीशन ऑर्थो पे है और ये वाला पैरा पे है। ये किसको रिड्यूस करता है, ओनली पैरा। तो डेफिनेटली आई हैव वन आंसर हियर OHNO2 और ये आ जाएगा NH2, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर SN विद HCl ने स्टीफन रिएजेंट ले लिया तो भैया नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोजन का कोई भी ग्रुप होता है तो उसको तो स्टीफन कर ही सकता है, लेकिन स्टीफन क्या करता है, ओनली रिड्यूस ऑर्थो ग्रुप, ये केवल ऑर्थो वाले NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेगा ओनली। तो दिस आर द सेलेक्टिव, मतलब अगर मान लो यही ले लें और SN विद HCl करा दें तो इस बार ये जो है ऑर्थो को करेगा तो ये NH2 आ जाएगा एंड इट इज सेम लाइक दैट। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स, रीजेंट्स अलग अलग हो गए तो सेलेक्टिव रिडक्शन भी अलग अलग हो गया। सो ये तीनों केवल किसके काम आते हैं, पैरा पोजीशन के NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के, जबकि SN/HCl ले लोगे तो ऑर्थो वाले को ही रिड्यूस करेगा वो। डन, इसको सेलेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन ना, चलो ऐसे ही देखो, अगर एक है MPV रिएक्शन, MPV रिएक्शन रेयर है। रेयर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी मेंस में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, इवन दैट नीट में तो बिल्कुल ही नहीं है, मेंस में तो नहीं आता तो नीट में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बता क्यों रहा हूं भाई, पता नहीं आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, किसका दिमाग कब खराब हो जाए। ठीक है, MPV होता क्या है, तो पहली बात तो MPV जो है इट इज ओनली वैलिड फॉर द अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, रिमेंबर दैट इट कैन ओनली रिड्यूस द अल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, और डबल को टच नहीं करेगा, ट्रिपल को टच नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, और बाकी किसी ग्रुप को टच नहीं करेगा, ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये होता है क्या, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, दिस इज कीटोन। ओके, अब मैं इसको पास कराऊंगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, रिमेंबर दैट। कराया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ इसको पास कराया। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कीटोन या एल्डिहाइड को पास कराते हैं तो होता यह है कि आपको पता है कि यहां पर भी एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करने में चले जाते हैं। तो बनेगा क्या, RRCHOH। ये देखो अल्कोहल बन गया भाई, यहां के दोनों हाइड्रोजन निकल के इसमें आ गए और ये क्या बन गया, कीटोन बन गया।
यू कैन सी नाउ। तो मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहां पर मेन रिएजेंट का काम कर रहा है, जो अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करके इस कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि खुद कीटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी को कहते हैं एमपीवी रिएक्शन, यानी मिर्विन पॉन्डॉर्फ वर्ले रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दैट इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम ही हैं, ठीक है। डन है ना। तो यार इतने तरह के मैंने तुमको रिड्यूसिंग एजेंट दिखा दिए, इतने तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू रिड्यूस द गिवन कंपाउंड, मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन हमें कब कहां यूज करना उसका रीजन भी दे दिया मैंने। तो अब आज के बाद जब आप रिडक्शन करोगे ना, तो ऑप्शन चेक कर लेना कि रीजेंट दिया क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये गेम खेलोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें 5 से 10 मिनट टाइम लगाइए, आपके दिमाग में हमेशा के लिए चढ़ जाएगा। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डबल ट्रिपल हर कोई रिड्यूस नहीं करता, कौन कौन करता है। तो ये सैंड्रिन से बात है, निकल पैलेडियम, निकल विद 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आपका डबल ट्रिपल और कौन करता है, LiLH4 नहीं करता, NaBH4 भी नहीं करता, LiLH4 के डबल बॉन्ड एक केस में करता है ना। और उसके बाद बिर्च रिडक्शन डबल ट्रिपल को करता है, लिंडलार भी डबल ट्रिपल को करता है। बिर्च रिडक्शन डबल बॉन्ड उसी को करता है जहां टर्मिनल पर होता है। यानी ज्यादातर लोग डबल ट्रिपल को रिड्यूस नहीं कर पाते, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ग्रुप को ही रिड्यूस करते हैं, और ग्रुप में भी मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जोड़ते कैसे हैं, ध्यान से सुनो, शॉर्ट ट्रिक्स देखो। जब भी कोई कंपाउंड है, कंपाउंड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये तय है कि तुम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होगा ही। अरे कोई ना हो तो ऑक्सीजन तो होगा, क्योंकि वो तो बेसिक एलिमेंट है। उसके अलावा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसको बेटा आप पास करा रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन ऐसे प्लस करके दिखा रहा हूं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और आप रिड्यूसिंग एजेंट लगा रहे हो, तो वहां हाइड्रोजन पता है कैसे जोड़ोगे, ये ट्रिक हमेशा याद रखना। हाइड्रोजन हमेशा ऐसे जोड़ोगे, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसके एक बाईं तरफ हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक दाईं तरफ हाइड्रोजन जोड़ोगे। दिस इज द सिंपल ट्रिक। फिर से सुन लो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और तुम रिड्यूसिंग एजेंट से उसको पास करा रहे हो, सो रिमेंबर दैट रिड्यूसिंग एजेंट का जो हाइड्रोजन होगा कैसे जुड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके एक दाईं तरफ जोड़ोगे, एक बाईं तरफ, मतलब इक्वल पार्ट में हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं, तो ये लिखा है RCHO and suppose I just passes with this LiLH4 and all we know that LiLH4 can reduce all the f of the group, so definitely it can reduce। तो क्या करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन दाईं तरफ जोड़ दो, एक बाईं तरफ जोड़ दो, बताओ क्या बना, RCH2OH, डन। एंड यू नो, आपने कन्वर्जन कर लिया, आपने एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स अ वे। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप कहीं भी अप्लाई करके देख लेना, दिस इज द ओनली वे टू रिड्यूस द कंपाउंड। कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट लगा हो और कंपाउंड दिया हो, करना कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दोनों तरफ आपको हाइड्रोजन को जोड़ देना चाहिए, दैट्स अ सिंपल वे और दिस इज द सिंपल ट्रिक। आप ये कहीं भी आजमा लेना, आपको कहीं भी कोई गलती नहीं नजर आएगी, कहीं भी कोई एक्सेप्शन नजर नहीं आएगा, और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट दिया तो कैसे करें, दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके सर, हाइड्रोजन को बैलेंस करना हमें आ गया, हाइड्रोजन कैसे मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो अगर आपको ऑक्सीजन ऐड करना है तो कैसे करोगे, तो सर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बिलीव मानो, आज की क्लास यानी आज की लेक्चर को देखने के बाद ना, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं 100% कह सकता हूं कि एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन तुम खत्म करके आओगे, खत्म, एक एक रिएक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन, और ये सब दुनिया भर की चीजें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है सर, देखो KMnO4 विद H2SO4, KMnO4 विद KOH, K2Cr2 7 विद H2SO4, Na2Cr2O7 विद H2SO4, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक एसिड H2CrO4। हालांकि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ लिया जाता है, नहीं भी देगा तो भी समझ जाना। इसके अलावा PCC में, PCC जानते हो ना तुम लोग कि नहीं जानते हो, अरे PCC होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
हालांकि इतने बड़े नाम से कभी नहीं दिया जाएगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लिख के ही देगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ये स्ट्रक्चर, ये देखो पिरिडीनियम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है और क्लोरोक्रोमेट CrO3 + Cl-, ये हो गया PCC का फॉर्मूला। तो या तो ये लिख के दे देगा बड़ा सा या PCC, हालांकि जनरली PCC लिख के देता है। ऐसे ही दूसरा है PDC। PDC मतलब क्या होता है, तो PDC का मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम लगा के डाइक्रोमेट यानी Cr2O7- लगा दो, काम खत्म। ओके ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NaHCO3 ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके अलावा पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है, पर एसिटिक एसिड ये ले लोगे, या फिर RF3C≡OH, या फिर PHCOOH पर बेंजोइक एसिड, यानी ये ठीक है। जब आप पर बेंजोइक एसिड या इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, अगर ये ले लोगे तो इसको कहते हैं बेयर विनेगर। यही है बेयर विनेगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHCO3 ले लो या पर एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले सकते हो, HiO4 इज कॉल्ड पर आयोडिक एसिड, ठीक है। इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तुम्हारा काम चल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन इससे हो जाएंगे। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट में कुछ कंडीशन से यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एवर, दिस वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होने का फायदा इसको ये मिलता है कि अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो कैसे भी कार्बन चेन को, ठीक है, कैसा भी कार्बन चेन हो उसको सीधे एसिड में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। एनी टाइप ऑफ द कार्बन चेन यू कैन इजिली कन्वर्ट दिस डायरेक्ट एसिड, एक बार में सीधे एसिड में पहुंचा देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये जो है ये बेयर्स रिएजेंट कहलाता है, यानी इट कैन ओनली रिड्यूस डबल, ऑक्सीडाइज डबल और ट्रिपल, रिमेंबर दैट। ये डबल और ट्रिपल को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस वहीं पर ऑक्सीडेशन करता है, मतलब वहां एल्कोहल जोड़ देता है, ठीक है, यानी क्या कर देता है, एल्कोहल ऐड कर देता है, ठीक है। ओके, बाकी सब नॉर्मल है, बता देता हूं, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। यहां तक चलो, कहाँ गया यार, अब ध्यान देना जरा, ये सिंपल ट्रिक याद रखना। अगर कोई एल्केन है, देखो O लगा रहा हूं मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई ना कोई। एल्केन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराओगे तो डेफिनेटली वो एल्कोहल में ही कन्वर्ट होगा। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास कराते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है, सॉरी अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और अगर अल्डिहाइड में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हो तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मतलब ये एल्केन सिंगल बॉन्ड है, एल्कोहल ये है, अल्डिहाइड ये है और एसिड ये है। और अगर एसिड को तुमने गलती से ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये एसिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि CO2 और वाटर बन करके बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए कभी भी याद रखें, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपसे कभी नहीं बोलेगा कि आप एसिड को ऑक्सीडाइज कर दो, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे कंपाउंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपका एंडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे हो किसी कंपाउंड की तो आपका एंडिंग एसिड होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, देखो ध्यान से, ये स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हो तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग के लिए आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। कैसा चाहिए होगा बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी स्लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एल्केन से सीधे एसिड बन जाए, सीधे एल्केन से एक ही बार में एसिड, ऐसे तो स्टेप चलना पड़ रहा है एक ही बार में,
तो समझ में आ गया होगा एक बार में कौन पहुंचाता है, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सर, और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, KMnO4 विद H2SO4। इसके अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं ले सकते, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। So whenever you want to convert the alkane directly into acid, then you can go with the strongest oxidizing agent. And if you want to oxidize the compound by step, then you can go with the mild oxidizing agent. Okay? Now the question is, mild oxidizing agent कौन है सर? तो अगर आपको पता चल गया कि ये strong है ना, तो बाकियों को आप mild की कैटेगरी में डाल सकते हो। यानी बाकी जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बटे आप उसको इस फॉर्म में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप एल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हो तो आप यहाँ PCC ले लो, बन जाएगा। आप एल्डिहाइड से एसिड बना रहे हो, आप यहाँ PDC ले लो, बन जाएगा। मतलब यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अब आप अपने मन के राजा हो, आप जो चाहो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के काम कर सकते हो, बस कंडीशन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। डन। अब देखो इसमें कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। कुछ यूनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक होता है CrO2Cl2, इसको इटार्ड रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है मिथाइल, ओनली रिमेंबर दैट, मिथाइल। जबकि KMnO4 H2SO4 किसी भी लेंथ के कार्बन चेन को एसिड बना सकता है, लेकिन ये मिथाइल को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ओनली मिथाइल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, एंड व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट द मिथाइल इनटू एल्डिहाइड, देन यू कैन गो विद द इटार्ड रिएजेंट। ओके। हो अगर आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कहीं पर दे रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सो रिमेंबर दैट इट कैन ऑक्सीडाइज डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं उनको रिड्यूस करने में ही इसका ज्यादा रोल प्ले होता है। यानी इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाउ सर? तो ये जब भी वहां पर ऐड करेगा तो वहां पर ऐड करेगा ऐड OH ग्रुप, ऐड OH इन सिस फॉर्म, रिमेंबर दैट, ऐड OH इन सिस फॉर्म। सिस समझ गए? सिस सेम साइड ऐड कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये C डबल बॉन्ड C है, आपने मान लो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लिया, तो आपको क्या जोड़ना है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में? OH जोड़ना है। तो देखो आप सिस फॉर्म में OH जोड़ दो, ये OH आ गया, ये OH आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ओके डन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? डन हो गया सर। बिलीव मानिए जितना मैंने आपको यहाँ बता दिया ना, अगर उतना कर लिया आपने थोड़ा सा माइंड को सेट करके, ऑर्गेनिक खत्म है। अगर मान लो कहीं पे पर एसिटिक एसिड लिया गया, पर एसिड लिया गया, या पर बेंजोइक एसिड लिया गया, ठीक है, पर एसिड लिया गया, पर बेंजोइक एसिड लिया गया, पर मतलब परऑक्साइड वाला। जैसे सपोज करो ये डबल बॉन्ड है, मैंने पर एसिड का तो फॉर्मूला आपको दे ही रखा है, पर बेंजोइक एसिड या पर एसिडिक, तो मैंने ले लिया। देखो ये देखो पर एसिडिक एसिड, यू कैन सी नाउ C डबल OH एसिड भी है और यहाँ दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है तो परऑक्साइड भी है, तो पर एसिडिक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड कैसे हो जाएगा? तो R की जगह फिनाइल लगा देना, काम खत्म। अगर ऐसा कोई एसिड आपको दे दिया रिएक्शन में रिजेंट के फॉर्म में, तो याद रखिएगा यहां पे ट्रांस एडिशन ऑफ OH होगा। यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता? OH को सिस में जोड़ता, ये ट्रांस में जोड़ता, जैसे लिंडलार था और बिर्च था। तो यानी इसमें अगर हम जोड़ दें, हम मान लो ये ले लें पर एसिडिक एसिड, तो ये क्या करेगा? एक OH यहां जोड़ देगा और एक OH यहां जोड़ देगा, मतलब ट्रांस एडिशन हो गया। यू कैन सी, मजा आ रहा है? तो ये सब रिएक्शन बहुत रेयर ही पूछता है आईटी में, लेकिन अगर पूछ लिया ना तो यू आर रेडी फॉर दैट, हर तरह की चीज, ठीक है। ओके अब देखो जो तुमको मैंने बताया बेयर विनेगर, ये भी काफी फेमस है, बेयर विनेगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली ये इस तरह के ग्रुप के रिडक्शन में काम आता है या इस तरह के ग्रुप के रिडक्शन में काम आता है, यानी अल्डिहाइड या कीटोन। यानी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इज ओनली वैलिड फॉर द अल्डिहाइड एंड कीटोन टाइप ऑफ द कंपाउंड। अब होता क्या है, तो बेयर विनेगर रिजेंट क्या मैंने बताया, RF3COOH या R। अब इसको क्या बोलोगे? तो इसको बोलेंगे ट्रिफ्लेट ट्राइफ्लोरो, है ना, समझ में आ रहा है? तो ट्राइफ्लोरो परबेंजोइक एसिड हो गया नाम इसका, ठीक है। ट्राइफ्लोरो परबेंजोइक एसिड ले लो या परबेंजोइक एसिड ले लो, ठीक है। तो वैसे तो ये रिजेंट हमारा सबसे फेमस होता है बेयर विनेगर के लिए, ठीक। अभी करता क्या है, तो जैसे मान लो तुमने लिया RCO R- ये कीटोन लिया, अब तुमने बेयर विनेगर रिजेंट से पास करा दिया,
इसको वीवीजी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वेयर विलीगर, ठीक है। तो वेयर विलीगर से पास कराया, तो इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन इंसर्ट करना, क्योंकि जो पेरोक्साइड बॉन्ड है ना यहाँ पे वो इजीली टूट करके एक ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, यही ऑक्सीजन हम ऐड कर देते हैं। तो जोड़ेंगे कहाँ, तो देखो भाई यहाँ दो ऑप्शन है, या तो यहाँ जोड़ेंगे या तो यहाँ जोड़ेंगे, दो में से एक जगह जोड़ेंगे। हम ये ऑक्सीजन वहां जोड़ेंगे जो मैक्सिमम माइग्रेटरी कंडीशन रखता हो, मतलब जिसमें माइग्रेटरी कंडीशन ज्यादा हो। और माइग्रेटरी पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो माइग्रेटरी पोजीशन का ऑर्डर याद रखना, HCH3 C6H5, ये ऑर्डर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दी, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं पे लग जाएंगे। तो देखो ये R लगा और ये R डैश लगा, दोनों R लगे हैं ना, ठीक है। जब दोनों R हो जाएंगे तब कैसे चेक करेंगे सर, तो देखो ये R मान लो CH3 है और R डैश मान लो C2H5 है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो माइग्रेटरी होता है उसमें कार्बन की वैल्यू जितनी कम उतना बेटर है, मतलब मोर माइग्रेटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस कार्बन। तो जो जिसमें जितना कार्बन कम होगा उसकी माइग्रेटिंग क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। तो ऐसे में हम अगर ध्यान से देखें तो हमको क्या करना है, कौन सा लेस माइग्रेटरी बताओ, तो जितना कम कार्बन, तो लेस माइग्रेटरी, मैक्सिमम माइग्रेटरी ये हो गया क्योंकि यहाँ कार्बन लेस है, तो कार्बन लेस है तो लेस माइग्रेटरी हो, मैक्सिमम माइग्रेटरी हो गया तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन आपका इस तरफ इंसर्ट हो जाना चाहिए। यानी आपका आंसर आ गया ROCOR डैश, डन। मतलब आपको खाली ना कंपाउंड में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है, दैट्स द वे। केवल ऑक्सीजन को उठा करके उसमें इंसर्ट कर दो, लेकिन ऑक्सीजन जोड़ोगे कहाँ, कंफ्यूजन आएगा बार बार, तो उसके लिए माइग्रेटरी कंडीशन बता दिया। अगर सर दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो जो कार्बन लेस वाला होगा मैक्सिमम माइग्रेटरी उसी का होगा जिसमें कार्बन लेस होगा, तो ऑक्सीजन उसी की तरफ जोड़ोगे। हो गया ठीक। जैसे सपोज करो अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताना भाई है, मार्कर की जान निकल रही है। C6H5COCH3 और ये मैंने ले लिया RF3COOH। बताओ सर ये तो यार वेयर विलीगर वाला है, ऑक्सीजन जोड़ेंगे कहाँ, तो लेस माइग्रेटरी मैक्सिमम माइग्रेटरी, तो मैक्सिमम माइग्रेटरी कौन है, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल का माइग्रेटरी पावर फिनाइल से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इधर ही जोड़ेंगे, तो आ जाएगा C6H5COOCH3, डन। सही है वेयर विलीगर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो वेयर विलीगर का डिमांड एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ध्यान रखिएगा। लो भाई ऑक्सीजन कैसे जोड़ना है, जोड़ दिया सर, मजा आ रहा है, हर तरह की शॉर्ट क्लियर है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं, कार्बन को बैलेंस कैसे करेंगे सर, कार्बन को बैलेंस कैसे करेंगे सर। तो अगर कार्बन ऐड करना है तो बेस्ट मेथड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो RMgX होता है, ठीक है। मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में यहां पर आयनिक बॉन्ड हो गया, क्योंकि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है ये। यहां कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, क्योंकि कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ आयनिक और कोवेलेंट में कौन सा बॉन्ड वीक होता है, कोवेलेंट। तो बेटा पहले ये टूटना चाहिए, टूट गया सर, यानी ग्रिग्नार्ड जब भी टूटेगा ना तो ऐसे टूटेगा, ये माइनस में और ये मैग्नीशियम मेटल है तो ये प्लस में। ये है ग्रिग्नार्ड के टूटने का तरीका। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड को आप किसी वर्जन में नहीं तोड़िएगा, याद रखिएगा। इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि आयनिक से जल्दी तो कोवेलेंट टूटेगा तो यही टूटेगा, मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव आएगा और ये नॉन मेटल है तो नेगेटिव आ जाएगा, काम खत्म। तो ग्रिग्नार्ड हमेशा आपको ऐसे तोड़ना, जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आएगी आपको ऐसे तोड़ना है। तोड़ दिया, अब ध्यान से सुनो, ग्रिग्नार्ड के केवल दो ही केस पॉसिबल है रिएक्शन में, याद रखिएगा। केस 1, इफ एक्टिव हाइड्रोजन इज देयर। अगर मान लो तुम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करा रहे हो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। सर एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, वेन एवर द हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद द सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इन चारों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा ना तो बॉन्ड पोलर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन तुरंत टूट के बाहर निकलना चाहेगा। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को कहा जाता है एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन। सही है। कई बार तो आईटी में इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ गया कि कंपाउंड दे देता और बोलता बताओ इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो रिमेंबर दैट व्हेनेवर द हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद ऑल दिस 4 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो ऐसे में हाइड्रोजन ब्रेक डाउन करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, इसलिए उसको एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में आपको एक्टिव हाइड्रोजन दिखाई दे जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मतलब
कोई भी कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन अगर है, ठीक है, और उसको आप ग्रिग्नार्ड से पास करा रहे हो, जो कि ऐसे टूटता है, बता ही चुका हूं। सो रिमेंबर दैट वहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनेगा। एल्केन को छोड़ के वहां कुछ नहीं बन सकता। ओनली एल्केन विल बी पॉसिबल, दैट्स इट। तो अगर एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो एल्केन को छोड़ के आप कुछ और बना ही नहीं सकते। दिस इज अ केस वन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां देख लो, ये ROH है एंड आई एम पासिंग दिस कंपाउंड विद द ग्रिग्नार्ड। एज वी नो प्लस एंड माइनस होगा। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो बेटा प्लस है तो प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। तो क्या बना? RH। यू कैन सी नाउ ये एल्केन ही है। डन। देयर इज नो एक्सेप्शन, नथिंग, क्योंकि केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होता ही नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन आप जब करोगे ना, तो पहले ये चेक करोगे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा किससे रहो। क्या सामने वाले के पास एक्टिव हाइड्रोजन है? अगर है तो एल्केन को छोड़ के तुम कुछ और बना ही नहीं सकते। नहीं है तब क्या होगा? अब वो देखते हैं। देखो, अगर इफ एक्टिव हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल या नॉट प्रेजेंट, अगर तुम किसी ऐसे कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा रहे हो जहां एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं है, तब क्या होगा? तो वहां लगाओ सिंपल सा कॉन्सेप्ट और आंसर निकाल डालो। ये कीटोन है और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराई जा रही है। कैन यू टेल मी, ये तो ऐसे टूटता है, कैन यू टेल मी क्या यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन है सर? नो सर, नहीं है सर, नहीं है ना, तो बस कुछ नहीं करो। पाई वीक है, टूटेगा तो ये माइनस और ये क्या बन गया? प्लस। सिंपल। मतलब जब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो सिंपली पाई जहां देखे उसको तोड़ के प्लस माइनस बना लो। इससे फायदा माइनस प्लस पर अटैक मार देगा, प्लस माइनस पर अटैक मार देगा। सिंपल है, माइनस प्लस प्लस माइनस खेलते रहो। तो क्या आया? RCOMgX। ये वाला R डैश यहां आ गया, ये R डैश पहले से था, ठीक है, इसको R डबल डैश कह देते हैं। डन है बेटा? सर यही आंसर है क्या मेरा? नहीं। अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, इसको दिमाग रखना, ऑर्गेनिक की रिएक्शन और आसान हो जाएगी। क्या? रिमेंबर दैट इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड contain any element except carbon, hydrogen and oxygen treated as impurity। ये पहली दिमाग में बनाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसको छोड़ के उसमें अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ गया ना, तो उसको इंप्योरिटी ही माना जाता है। अब अगर इंप्योरिटी आप मान लेते हो तो उसको हटाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अगर आपको लगता है कि इंप्योरिटी हटाना चाहिए तो हटाओ, नहीं हटाना चाहिए तो मत हटाओ। वो तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो हमसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट पूछ रहा है उसमें इंप्योरिटी के साथ पूछ रहा है, तो हम क्या करें? तो ये एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है ना, ये लॉजिक नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक है। तो रिमेंबर दैट इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एनी एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको इंप्योरिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो। और अगर इंप्योरिटी की तरह तुमने ट्रीट किया तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो टू रिमूव इंप्योरिटी, ऐसे में उस इंप्योरिटी को हटाने के लिए, टू रिमूव इंप्योरिटीज ऐड वाटर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा, ना किसी किताब में ना कहीं आपको मिलेगा। वाटर ऐड कर लेना। रिएक्शन में वेट मत करना कि वाटर देगा तभी करेंगे, नहीं 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 नहीं, खुद करना, खुद कर लेना। हालांकि ज्यादातर केसेस में वो आपको वाटर दे ही देता है, लेकिन नहीं दे तो भी आपको दिमाग लगाना है। तो फिलहाल इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, क्या ये प्योर कंपाउंड है? नहीं सर। अरे कार्बन तो है ही है सर, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन आ गया सर, ये कहां से आ गया सर? ये तो इंप्योरिटी है। लगाओ वाटर, लगा दो, लगा दिया वाटर। देखना प्लस माइनस, डन। प्लस माइनस मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव होगा ना बेटा, मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, तो क्योंकि मेटल है। तो बताओ इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव चला गया और इसका पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बताओ? RCOH R डैश प्लस MgOHX। यू कैन सी नाउ सर, ये तो अल्कोहल बन गया, वो भी 3 डिग्री बन गया। नाउ यू कैन चेक वन थिंग, सर यहाँ कार्बन कैसे बढ़ रहा है? ये तो कॉन्सेप्ट कार्बन बढ़ाने का था ना। इसमें देखो तो कीटोन में कितने कार्बन है? 2R। अल्कोहल में कितने हैं? 3R। ये देखो, डन। पहले 2 कार्बन थे, अब यहां पर 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है। अब चाहे तुम जितना कार्बन लाना चाहो ला सकते हो, क्योंकि हम तो R लेके चल रहे हैं ना। और जो तीसरा वाला भी जोड़े वो भी क्या है? R है। तो वो R मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, जो लेना चाहो ले लो। मतलब जितना मन आए उतना कार्बन जोड़ते चले जाओ। बस अगर एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो एल्केन ही बनेगा।
अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा तो बस यही करना है तुमको हर रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन में आपको यही करना है। क्या करना है? ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता पता है, पाई बॉन्ड होगा ही होगा पक्का ऐसे में। अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा तो पक्का पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड अगर हुआ, पाई को वीक मानते हैं, तोड़ दो, तोड़ के प्लस माइनस बना दो, माइनस को प्लस और प्लस पे अटैक करा दो, बन गया कंपाउंड। अब वहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट है तो इम्प्योरिटी मानेंगे, तो वाटर लगा देंगे, वाटर लगा के उसको भी किनारे लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा खट से, क्योंकि हमारा इम्प्योरिटी बाहर निकल गया। ये है ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट। और यू कैन सी हमने कार्बन इंक्रीज कर लिया है। डन। ग्रिग्नार्ड से एक रिएक्शन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। लो सर, कार्बन बढ़ाने का पहला मेथड, बड़ा मजा आ गया सर, तो बताओगे मुझे ये आंसर क्या आएगा? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद RMgX या CH, चलो यहाँ R की जगह CH3 ले लेते हैं, CH3MgX, बताओ क्या बनेगा? अरे सर ये तो ग्रिग्नार्ड है सर, ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता है सर? माइनस और प्लस। यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? नहीं है सर, तो बस पाई तोड़ो, माइनस प्लस, माइनस विल अटैक ऑन प्लस, प्लस माइनस अटैक ऑन, सॉरी माइनस अटैक ऑन प्लस एंड प्लस अटैक ऑन माइनस। ओके, क्या बना? HCOMgX CH3H, वाटर लगाओ, गंदगी है साफ करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस विल बी माइनस। ओके सर, क्या बना? HCOH CH3H MgOHX। ये लीजिए सर अल्कोहल। यहाँ ये पहले फॉर्मल्डिहाइड था, इसमें एक ही कार्बन है, इसमें अब दो कार्बन आ गए, एक और एक दो, यू कैन सी नाउ, और आपका फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो व्हेनेवर यू वांट टू इंक्रीज द कार्बन अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, यू कैन गो विद द ग्रिग्नार्ड। डन? श्योर? हो गया। तो कार्बन बढ़ाने का ये एक अल्टीमेट तरीका था, ग्रिग्नार्ड। MS चौहान ने तो ग्रिग्नार्ड नाम का एक चैप्टर ही बना दिया है ना? और चाहो प्रैक्टिस करना तो जाओ उस चैप्टर को खोलो, MS चौहान का सबसे आखिरी चैप्टर ग्रिग्नार्ड का है, उसमें 120 से 125 रिएक्शन, सारे के सारे रिएक्शन चुटकियों में खत्म कर लोगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हो गया सर, कार्बन तो एक ये बढ़ा लेंगे सर। और कार्बन बढ़ाने के सर क्या तरीके हैं? देखो, दूसरा तरीका है वुड्स रिएक्शन, लेकिन वुड्स रिएक्शन केवल सिमेट्रिक एडिशन के काम आता है। मतलब अगर सिमेट्रिकली आपको कार्बन ऐड करना है तो वुड्स से बेटर कोई नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर? अरे दो है तो दो और चार, तीन है तो तीन छह, तीन से पांच नहीं हो सकता। सिमेट्रिसिटी का मतलब इक्वल इक्वल, ठीक है? क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो वुड्स में क्या होता है ना, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन आ जाता है, जिनको सेपरेट करना अलग पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मिक्सचर वुड्स कभी नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे सर ये हैलाइड है, दो सोडियम का एटम, फिर ये सेम हैलाइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो 9th-10th क्लास से एग्जाम में पढ़ रहे हो। तो क्या होता है, इसकी भी मैकेनिज्म है, लेकिन अभी तो मैकेनिज्म का कोई लॉजिक है नहीं। तो RR2NaX, यू कैन सी, बन गया। शर्त है कि ये R और ये R दोनों बराबर होनी चाहिए। ये R डैश मान लो, तो R और R डैश दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी सिमेट्रिक एडिशन होगा। बराबर होने का मतलब मान लो अगर ये मिथाइल है तो ये भी मिथाइल होना चाहिए, तो एक और एक दो हो जाएगा। अगर ये इथाइल और इथाइल है तो दो और दो चार हो जाएगा, तीन तीन छः हो जाएगा, चार चार आठ हो जाएगा। अगर ये तीन और वो दो ले लोगे, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर तीन और दो ले लोगे तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन आएगा, जैसे तुमको दिखाता हूँ। इफ R नॉट इक्वल टू R डैश, अगर दोनों अलग अलग ले लोगे तो देखना तुम कैसे फंसते हो। इसीलिए वुड्स में ना अनसिमेट्रिक लोगों के लिए रिएक्शन नहीं कराया जाता। ड्राई ईथर ले लिया तो ये सोडियम के साथ हाइड्रोजन चला ही जाएगा। यहाँ तक तो सर कॉमन है सब कुछ। अब देखो चेंज क्या होता है, अगर ये RX के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे तो आपस में भी वुड्स कर सकता है, तो RR दिख रहा है। अच्छा, इसमें भी इसके मॉलिक्यूल होंगे तो ये भी अपने आप में वुड्स करके RR डैश बना ले, R डैश बना लेगा। और ये तो करेंगे तो भाई RR डैश भी बन जाएगा। ये कि देखो तीन तरह के हाइड्रोकार्बन यहाँ पॉसिबल है, और ये हाइड्रोकार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है। तो ऐसे में ना, ऐसे मिक्सचर अगर बन गया तो उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने मतलब की चीज़ें से निकाल कैसे पाएंगे। इसीलिए ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनने की वजह से हम जो यूनिक प्रोडक्ट चाहते हैं हम नहीं बना पाते। हम सोच ही नहीं पाते कि मेरे लिए प्रोडक्ट कौन सा सही है। अरे सेपरेट करेंगे तब ना सोचेंगे। इसीलिए याद रखिएगा, ये केवल सिमेट्रिक एडिशन के लिए जाना जाता है वुड्स, ठीक है? तो सेम टू सेम कार्बन ऐड करते चले जाओ। तो इफ यू वांट टू ऐड द सिमेट्रिक ऑफ कार्बन, देन यू कैन गो विद दिस वुड्स। ओके, अगला है वुड्स फिटिग। देखो, रिएक्शन में अगर फिटिग जुड़ गया ना तो इसका मतलब वो रिंग को जोड़ेगा, वहां एडिशन ऑफ रिंग हो जाएगा। क्योंकि वुड्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि वुड्स कहीं पैटर्न को ही फॉलो करता है, तो वुड्स के नाम से पेटेंट है रिएक्शन का। तो फिटिग अपने दम पर उसका पूरा नाम नहीं ले सकता, उसका नाम यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? ये सब भैया पेटेंट का गेम है। तो जैसे ये RX हो गया,
2 सोडियम, और यहाँ एक एरोमेटिक हैलाइड ले लिया। ये देखो हमने बोला था रिंग के साथ ऐड कर लेंगे ड्राईथर। यू कैन सी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वुड्स का कॉपी किया हुआ है। फर्क कितना है कि यहाँ पर अब एक रिंग आ गया है और ये तो खैर चेन ही है। तो बताओ चेन को ऐड करने का काम किसने सिखाया था? वुड्स ने। रिंग को ऐड करने का भाई फिटिक सिखा रहा है, इसलिए नाम वुड्स फिटिक है। ये दोनों फिर से इसके साथ निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? आर जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग में। यू कैन सी नाउ this is called Woods fitting, and whenever you want to attach carbon with the ring then you can go with the Woods fitting. पैटर्न विद द सेम लाइक वुड्स। फिटिक का नाम इसलिए आया क्योंकि उसने रिंग को भी जोड़ना सिखाया, क्योंकि वुड्स को ये पता नहीं था कि रिंग भी अटैच हो सकता है। मतलब इसमें थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन किया गया। ठीक है, सो रिंग में कार्बन जोड़ना है तो वुड्स फिटिक। अब देखो अगर 2 रिंग को जोड़ना है तो फिटिक। मतलब फिटिक का मतलब क्या हो गया? रिंग है तो भैया आप फिटिक कह रहे आप इसमें मेरा नाम आएगा, क्योंकि भैया ये पूरा का पूरा मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं कैटलाइजेशन जो प्रोसेस है वो तो मैं वुड्स का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब इसका पेटेंट मेरे नाम से होना चाहिए। रीज़न क्योंकि मैंने 2 रिंग को जोड़ दिया। ऐसा तो वुड्स ने कहीं बोला भी नहीं था। वुड्स तो खाली चेन की बात करता, तो जब तक चेन रहेगा तब तक वुड्स का नाम देंगे इज्जत से। रिंग होगा तो मेरा नाम होगा। प्रोसेस सेम है। ये देखिए दोनों रिंग आपस में अटैच हो गए, बाईफिनाइल बन गया। तो 2 रिंग को जोड़ना है तो फिटिक, एक रिंग और एक चेन को जोड़ना है वुड्स फिटिक, दोनों चेन को जोड़ना है तो वुड्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास हो गया रिंग चेन कार्बन को जोड़ने का तरीका। हर तरीके से आप देख सकते हो कार्बन बढ़ रहा है, रिंग बढ़ रहा है, तो कार्बन इंक्रीज करने के सब मेथड्स हैं। लेकिन इसी बीच में ना एक बंदा आया उलेमन, और उलेमन ने अपना पेटेंट करा लिया। उसने फिटिक पे स्टडी किया तो उसने पाया कि फिटिक में एक प्रॉब्लम है। फिटिक में ना दोनों हैलोजन सेम होने चाहिए, लेकिन ये कह रहा मेरे में वो नहीं है। अगर दोनों हैलोजन डिफरेंट भी है ना, ध्यान देना, अगर दोनों हैलोजन डिफरेंट भी है मतलब ये x और ये x डैश है, जबकि फिटिक क्या कहता है दोनों हैलोजन सेम रखेंगे। ये कह रहा है 2 हैलोजन डिफरेंट भी होंगे ना, देन आई कैन मिक्स ऑल्सो। ये ड्राई एसीटोन ले लेता है, ईथर और ड्राई एसीटोन ड्राई ईथर में कोई फर्क नहीं, दोनों नॉन पोलर है। तो यहां पर भी देखिए 2 रिंग अटैच हो गए। अब तुम ही बताओ ज्यादा लिबर्टी कौन दे रहा है? वुड्स दे रहा है कि उलेमन दे रहा है? सर उलेमन देता है। क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट हैलोजन भी होंगे तो भी उनको जोड़ के रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जबकि वहां का कंडीशन है फिटिक में कि दोनों हैलोजन सेम होने चाहिए। तो याद रखिएगा 2 डिफरेंट अगर हैलोजन है तो आप उलेमन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में जो उलेमन रिएक्शन दिया गया, क्या दिया गया है? आयोडीन विद कॉपर, आयोडोबेंजीन। तो ये तो सेम वाले हैं, खैर इसमें तो कोई इश्यू है नहीं। ये निकल गया। अब इसको उलेमन क्यों कहा? क्योंकि उलेमन का पेटेंट इसलिए क्योंकि उसने कॉपर कैटलिस्ट करके ये यूज़ किया था। मतलब सेम ही प्रोसीजर कर रहा है जो कि फिटिंग नहीं किया, लेकिन इसने कैटलिस्ट चेंज कर दिया तो पेटेंट दूसरा हो गया उसका। समझ में आ रहा है भाई? दुनिया में बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक ही कंपनी का मोबाइल थोड़ी ना चलता है। एप्पल भी है, सैमसंग भी है, बहुत सारे मोबाइल्स हैं। तो हर मोबाइल का अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग पेटेंट होता है और हर मोबाइल का अपना अपना अलग कैरेक्टर होता है। ऐसा थोड़ी ना कि सैमसंग में जो तुम कर सकते हो एप्पल सैमसंग में यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, एप्पल में भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। हैं दोनों चीज़ें ना, लेकिन फंक्शनिंग अलग अलग है। तो वैसे ये भी है। वुड्स फिटिक और उलेमन देखो तो लगभग सेम जैसे दिखते हैं, बस खाली कैटलिस्ट चेंज करके इसका प्रोसेस चेंज कर दिया। और इसमें एक और पॉजिटिव चीज़ है कि 2 डिफरेंट हैलोजन होंगे तो भी ये काम करता है। वुड्स फिटिक में ऐसा नहीं होता, फिटिक में ऐसा नहीं होता। तो लो भाई 2 रिंग जोड़ना है, रिंग जोड़ लो, कार्बन जोड़ना है, कार्बन जोड़ लो, और अनलिमिटेड कार्बन जोड़ना है तो ग्रेनाड से बेटर तो कुछ है ही नहीं। जितना माना है उतना कार्बन जोड़ो, कोई रोकेगा नहीं। इसके अलावा कार्बन जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट और होता है कोरे-हाउस सिंथेसिस। ठीक है, इसका भी यूज काफी अच्छे लेवल पे होता है आजकल भाई साहब। कोरे-हाउस सिंथेसिस सर कैसा रिएजेंट होता है? ये देखो R2CuLi, ये होता है कोरे-हाउस सिंथेसिस। R2 यानी 2 कार्बन, CuLi कॉपर लिथियम के साथ, इसको पास करा दो RX के साथ। ठीक है, 2RX के साथ पास करा दो, हैलाइड के साथ पास करा दो। तो क्या करेगा पता है तुमको? 2 हैलोजन है तो कॉपर और Li है ना, दोनों मेटल्स होते हैं, तो कॉपर और Li दोनों हैलोजन नेगेटिव के साथ ही जाएंगे तो CuX बन जाएगा और LiX बन जाएगा। बन गया। और ये 2R और ये भी क्या, मान लो ये R डैश ले रहे थे। ठीक है, तो ये 2R डैश और ये 2R दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 2RR डैश। ये देखो, मतलब कार्बन इनहेंस कर गया। मतलब इसके भी 2 कार्बन, इसके भी दोनों कार्बन आपस में ज्वाइंट हो गए। इसको कहते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस। पहचान क्या है सर? R2CuLi। डन। तो यार R2CuLi देखोगे ना तो ये जो दोनों कार्बन होगा जिस भी कंपाउंड के साथ जाएगा उसके साथ वो मिक्स होकर आगे निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ आर आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आर का मतलब एल्काइल होता है, तो मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो मना ले लो। ठीक, ओके सर। नाउ if I want to decrease the carbon, sir, then what we can do? If you want to decrease carbon, then the first and the best method is called decarboxylation. ये क्या होता है सर? डी मतलब रिमूव कर दो, कार्बोक्सी यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अब देखो, तुम किसी कंपाउंड से अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करोगे तो उससे कार्बन चला गया कि नहीं चला गया? अगर पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जा रहा है मतलब कार्बन को भी तो लेके जा रहा है, तो कार्बन घट गया। लेकिन ये शर्त है कि डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही हटेगा। तो तुम्हें जो भी कंपाउंड दिया जाए पहले उसको एसिड बनाना पड़ेगा, ये पहली प्रायोरिटी है। तो तुम्हें किसी भी कंपाउंड से कार्बन घटाना, पहले उसको एसिड में कन्वर्ट कर लो, फिर घटाओ। कैसे घटता है सर? देखो, जैसे मान लो तुमने कंपाउंड को एसिड बना लिया, ठीक है, तो पहले इसको बेटा पास करेंगे NaOH से। ऑल ऑफ यू नो दैट ये बेस है माइनस और ये एसिड है तो प्लस, H प्लस के साथ जाएगा बेटा, तो प्लस इस माइनस के साथ आएगा, तो बन जाएगा RCOONA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। डन बेटा। अब ये जो सोडियम एसीटेट इसको दोबारा पास कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड विद NaOH है ना, यही एक्चुअल में डिकार्बोक्सिलेशन एजेंट कहलाता है। यानी दिस इज द रियल कैटालाइज विच डिफाइन दिस रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ यूज होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने, क्योंकि आपको पता है क्विक लाइम है, और क्विक लाइम जो होता है अगर उसको नॉर्मल हीट वाटर में डाल दें तो काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मच मोर सफिशिएंट टू डिफाइन दिस रिएक्शन। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये निकल गया, देखो तो क्या निकला, कार्बोक्सिलिक का देखो CO निकल गया, कार्बन घट गया, और ये NO जोड़ो तो क्या बना, Na2CO3, यस, सोडियम कार्बोनेट बन के निकल गया, और बचा क्या, H और R, ये आ गया आपका एल्केन। यू कैन सी नाउ एसिड के पास पहले R और C दो कार्बन हुआ करते थे, अब खाली R बचा है क्योंकि C कार्बोक्सिलिक फॉर्म में बाहर निकल गया। इस तरह से आपने कार्बन डिक्रीज कर लिया। दिस इज कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। एंड रिमेंबर दैट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डिकार्बोक्सिलेशन अगर किसी कंपाउंड में, तुमको किसी भी कंपाउंड का कार्बन घटाना है पहले उसको एसिड में लाना ही पड़ेगा, तभी तुम ये काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। डन। अब ये मत बोलना सर एसिड में कैसे लाएंगे, अभी तो बताया है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा के। चलो, एक तो कार्बन को घटाने का तरीका ये था, और एक कार्बन घटाने का तरीका बड़ा फेमस है, यहां पर बता भी दे रहा हूं, हाफमैन्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो, डिग्रेड का मतलब ही होता है घटा देना, तो इसका पूरा नाम क्या है, हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेड मतलब घटा दो, घटा दो, तो ये भी कार्बन घटा देगा। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हाफमैन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ब्रोमेमाइड ब्रोमियम और अमाइड का मिक्सचर। इसका मतलब साफ है कि यहां ब्रोमीन लेंगे और अमाइड का ग्रुप लेना होगा, कंफर्म है। और अमाइड क्या होता है बेटा, CuNH2। देखो, ये सब चीजें करोगे ना तो तुम्हें नेमिंग रिएक्शन याद भी नहीं करने पड़ेंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया, हाफमैन तो चलो ठीक है साइंटिस्ट, ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन प्लस अमाइड, इसका मतलब ये रिएक्शन अमाइड और ब्रोमीन के प्रेजेंस में होगा, कंफर्म। तो देखो, कोई भी अमाइड ले लिया मैंने, क्यों लिया तुमने अमाइड, अरे सर आप ही ने तो बोला अमाइड लेना है, ले लिया। ब्रोमेमाइड तो ब्रोमीन भी लेना होगा, हाँ ले लिया। और कोई बेटा बेस ले लो, लाइक मैंने KOH ले लिया, कॉन्सेंट्रेट। ठीक, जैसा बोला वैसा किया, बस खाली यहां पर बेस मैंने एक्स्ट्रा लिया। सर बेस क्यों लिया, अरे हमने पढ़ा है कि बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है। अगर घटाना है, कुछ हटाना है तो बेस तो लेना ही है ना। जैसे मैंने डिकार्बोक्सिलेशन में कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा बेस ही है, मेटल का ऑक्साइड है तो बेस ही होगा। तो क्या होता है सर, बस ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ये देखिए, अब ये RCONH2 है, तो क्या हुआ, CO गायब हो गया। CO गायब होने का मतलब कार्बन घट गया, क्योंकि यहां R आ गया। यहां देखिए दो कार्बन है, एक R और एक C, यहां केवल R है। दिस इज अ डिग्रेडेशन, कार्बन में घटाओ, डिग्रेडेशन। लेकिन इसमें शर्त है कि अगर आपको इसमें कार्बन घटाना इस मेथड से, तो आपको कंपाउंड को पहले एसिटामाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, अरे सर आपने सब बता रखा, ऑक्सीजन जोड़ के हाइड्रोजन जोड़ के कुछ ना कुछ करके मैनेज करेंगे। दिस इज द वे। सो कार्बन घटाने के आपके पास सबसे दो बेस्ट मेथड है, डिकार्बोक्सिलेशन और हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो भाई कार्बन बढ़ाना हो बढ़ा लेंगे, घटाना हो घटा लेंगे, हाइड्रोजन जोड़ना हो जोड़ लेंगे, ऑक्सीजन जोड़ना हो जोड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे सर। हो गया सर। तो क्या हम रिएक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस दो तीन बातें तुमको मैं अपनी तरफ से शॉर्ट ट्रिक देते रहा हूं, कहीं फंसना नहीं है आपको, ठीक है। बस दो तीन बातें और, जैसे पहला,
कहीं भी PCl5 दिखे, PCl3 दिखे, SOCl2 दिखे, बेटा SOCl2 अगर दिख जाता है तो उसको डार्जिन रिएजेंट कहा जाता है। ये तीन में से तुम्हें कहीं भी कुछ दिख जाए, कहीं भी कुछ दिख जाए, तो वहां पर याद रखिएगा जहां भी OH होगा ना, उसमें जहां भी OH ग्रुप होगा, ध्यान से सुन लो, अगर उस कंपाउंड में OH कहीं पर भी लगा होगा, कहीं पर भी लगा होगा OH, ठीक है, या OH छोड़ो, कहीं पर भी एटलीस्ट 1 O इन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी एटलीस्ट एक ऑक्सीजन हो जाए, बस एटलीस्ट एक ऑक्सीजन हो जाए बस, क्योंकि और OH बताता ना तो तुमको OH ढूंढते, मान लो कई ऐसी भी रिएक्शन थे जहां पर OH नहीं होता लेकिन फिर भी रिएक्शन कर जाता है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो तुम एक्सेप्शन बोलने लगोगे। तो क्या किया मैंने, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड में अगर एटलीस्ट एक ऑक्सीजन हो जाए बस उसको ही Cl में कन्वर्ट कर देगा, जहां भी एटलीस्ट एक ऑक्सीजन होगा उसको Cl में कन्वर्ट कर देगा, दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। जैसे ये ROH है, SOCl2 से पास करो, ट्रिक भी दे रहा हूं, दाएं से बाएं जाना, फिर से सुन लो, दाएं से बाएं जाना, यहां तो एक ऑक्सीजन है, जहां पहला ऑक्सीजन दिखेगा उसको तोड़ दोगे, यहां एक ही था, दो दिखेगा तो भी पहला जो दिखेगा उसी को तोड़ोगे, तो पहला दिखा तोड़ दिया, बराबर बराबर क्लोरीन बांटो, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, दो ही क्लोरीन था तो बराबर बराबर बट गया, बाकी जो बचा बेटा बीट में डाल दो, क्या बना RCl, ये क्या बना SO2 गैस बना, अरे सर इंप्यूरिटी जो अपने आप बाहर निकल गया HCl, अगर इंप्यूरिटी बेटा अपने आप बाहर निकल रहा है तो इससे बेटर मेथड कोई नहीं हो सकता, क्यों, अरे जब इंप्यूरिटी खुद ही निकल रहा है तो हमको फिर प्यूरिफाई नहीं करना पड़ेगा ना, देख रहे हो, देखो बेटा ये ऑक्सीजन था ना एक, Cl में आ गया, मान लो ये आ जाए एसिड विद SOCl2 या PCl5, दाएं से बाएं जाओ, पहला ऑक्सीजन तोड़ दो, जो बताया वही करना है तुम्हें, ठीक है, पहला ही तोड़ना है, बराबर बराबर क्लोरीन बांटो, बाकी जो बचा बीच में डाल दो PCl3, क्या बना बेटा RCOCl, यू कैन सी इसमें एक ऑक्सीजन Cl में आ गया, प्लस POCl3 और प्लस HCl, ये सॉलिड इंप्यूरिटी आ गया, यानी इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा तब जाके प्योर कंपाउंड हमारा बनेगा, इसीलिए डार्जिन मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि SOCl2 में सल्फर डाइऑक्साइड का इंप्यूरिटी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, ठीक हो गया। एक तो ट्रिक ये ध्यान रखना है आपको, दूसरा बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, कहीं पर भी तुम्हें P2O5 या H2SO4 दिखाई दे जाए, ध्यान से सुन लो, किसी भी रिएक्शन में P2O5 या H2SO4 दिखाई दे जाए, ये दोनों का मेन काम होता है डिहाइड्रेशन करना, कहीं पर भी आंख बंद करके कर सकते हो, डिहाइड्रेशन, डी मतलब रिमूव कर देना, हाइड्रा मतलब वाटर को, तो ये दो रीजन तुम्हें कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड में दिखाई दे जाए, प्रेजेंस में एरो के ऊपर लिखा हो, तो वहां पर तुमको वाटर निकालने के अलावा दूसरा कुछ नहीं करना, याद रखना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी दीज टू रिएजेंट्स आर द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा नहीं कि और डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन दीज टू आर बेस्ट, बहुत ज्यादा यूज होता है इनका, ठीक है। दूसरा, ये साइनाइड लगा है, अगर इसको हम वाटर से पास कराएं, समझ में आ गया होगा मैं वाटर से क्यों पास करा रहा हूं, वाटर का यूज करने का मतलब इंप्यूरिटी को हटाना, और हमें पता है कार्बन के 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अरे सर यहाँ तो नाइट्रोजन है, अरे सर यहाँ तो नाइट्रोजन है, इंप्यूरिटी हटाते हैं, मेरा मन कर रहा हटाने का, हटाओ, अरे अगर मान लो मेरा क्वेश्चन कह रहे कि नहीं साइनाइड ही बना के रखना है तो रहने दो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं हम इसको हटा करके कुछ और बना सकते हैं या बनाने के लिए बोल रहा है तो वाटर लगा दिया, ठीक है, वाटर करके नाइट्रोजन हटा देगा। अब नाइट्रोजन में कितनी वैलेंसी होती है, 3, इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन दिया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल दिया, क्यों, नाइट्रोजन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, तो हाइड्रोजन तो 3 चाहिए होंगे ना, तो एक वाटर लेते तो बेटा 2 ही हाइड्रोजन मिलता, तो हमने 2 वाटर ले लिया, तो हमें मिल गया N के साथ 3H निकल गया, NH3। अब जरा गौर करो तो क्या बचा, RCOOH, दैट्स अ वे, ये देखिए, यानी whenever the cyanide is there and you want to convert the cyanide into acid then you can go with the water। ये हमारा वही पुराना कॉन्सेप्ट है कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट आता तो उसको इंप्यूरिटी की तरह ही ट्रीट करना है, और तुम्हें लगता है कि अगर वाटर दिया गया तो तुम खट से उस इंप्यूरिटी को वहां से निकाल के भगा दो, तो जो बचेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। एवरीथिंग इज क्लियर, श्योर, दिस इज द वे टू डिफाइन द रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करने में आपको सोचना नहीं है, ठीक है, चाहे चेन की रिएक्शन हो चाहे किसी की भी रिएक्शन हो, आपको थिंक नहीं करना, सोचना नहीं है कि क्या होगा, ठीक है ना। ये तो ट्रिक्स हो गए। अच्छा सर ये तो नॉर्मल हो गए ट्रिक्स सारे खत्म। अब सर तो भैया तुम कोई भूल रहे हो कि एरोमेटिक के भी रिएक्शंस करने होते हैं ना तुम्हें, तो ये देखो एरोमेटिक के ऊपर 2 कंडीशंस हैं,
या तो वहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा और या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। अब ये मत बोलना सर डोनेटिंग विड्रॉइंग कैसे पहचानते हैं। अबे डोनेटिंग होगा तो उसके पास लोन पेयर होगा, विड्रॉइंग होगा तो बेचारा गरीब आदमी होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा होगा। तो अगर देखो एरोमेटिक रिंग में दो ही कंडीशन होता है, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा या तो डोनेटिंग ग्रुप लगेगा। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इट विल अटैक ऑन द मेटा। ठीक है, किस पे अटैक करेगा? मेटा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है, इसमें ज्यादा प्लस चार्ज एक्सप्लेन कर देता है। मेटा पे ही निगेटिव आ पाता तो इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव पे ही अटैक कर सकता है। तो जहां भी अटैक करेगा वहां से हाइड्रोजन बाहर, है ना, क्योंकि एक बंदा जाएगा तो दूसरे को उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो सर यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है? अरे भैया गरीब विड्रॉइंग है यार, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर देगा, यानी कंपाउंड को गरीब बना देगा। तो गरीब का मतलब कंपाउंड एसिडिक है ये, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा लगता है कंपाउंड उतना एसिडिक होता चला जाता है, चाहे चेन में हो चाहे रिंग में हो। अच्छा डोनेटिंग लगा है तो सर, तो यहाँ रेजोनेंस में क्या होगा? डोनेटिंग है तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो माइनस चार्ज का रेजोनेंस होगा यहाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस चार्ज यहाँ फैलना शुरू कर देता है, तो खाली मेटा पे पॉजिटिव आता है। तो ऐसे में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है इट विल अटैक ऑन ऑर्थो एज वेल एज पैरा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा या तो पैरा पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, दो में से कोई एक ही प्रोडक्ट तुम्हारा मेन माना जाएगा ना, तो यही प्रोडक्ट मेजर होता है, रिमेंबर दैट, यही प्रोडक्ट मेजर होगा हर केस में, मतलब मैक्सिमम केसेस में पैरा विल बी द मोर स्टेबल इन कंपेयर टू ऑर्थो। ऑर्थो वाला ये मेजर होगा, मेजर ओनली व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। मतलब अगर ऑर्थो वाला, ठीक है, ये जो ऑर्थो वाला ग्रुप दिख रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगे तो एक नया बॉन्ड बनने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ऐसे में ये स्टेबल हो जाएगा। सो मैक्सिमम यानी 99% केसेस में और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पैरा का ना इस जो डोनेटिंग ग्रुप है उसके साथ दूरी ज्यादा है, तो रिपल्सन के चांसेस कम हो जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ऑर्थो वाले में क्या है कि ये पास होने से रिपल्सन आने के चांसेस है, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन यही चीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगी अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना लेते हैं तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटिक रिंग रिएक्शंस। ठीक है, और एरोमेटिक रिएक्शन जब तुम कराते हो ना, तो इन दो चीजों के अलावा आपको तीसरी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप में से कई लोग कहोगे कि सर आप एक चीज गौर करो, आप जो अटैक करा रहे हो केवल इलेक्ट्रोफाइल से ही करा रहे हो सर, न्यूक्लियोफाइल भी तो होता है। तो नहीं बेटा, एरोमेटिक रिंग में न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करता, क्योंकि एरोमेटिक रिंग में क्या है ना कि बेंजीन के पास रिंग होता है पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होता है, तो पूरे रिंग में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैलता रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अटैक करने आएगा तो रिपेल फील करेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो सब जगह माइनस से फैला हुआ है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं न्यूक्लियोफाइल की इसके पास आ जाए, क्योंकि खट से रिपल मार देगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो प्लस फैला है, प्लस तो फैला है, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पाई बॉन्ड का रेजोनेंस अंदर मूव कर ही रहा है, तो हर जगह चार्ज डेंसिटी फैला हुआ है, वो पाई बॉन्ड है, तो ऐसे में पाई बॉन्ड अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई में से वहाँ पर रिपल्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ नहीं? सो दीज आर द थिंग्स थ्रू विच वी कैन डिफाइन ऑल द टाइप ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक। बस आपको पहचानना ये बेटा कि विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगा, डोनेटिंग ग्रुप लगा है कि विड्रॉइंग ग्रुप लगा, ये पहचान लो तो तुम्हारी कहानी वहीं पर खत्म है। हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, अब सुनो, तुम ये जो अगर जान गए ना, बिलीव मानिए ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन ऐसी नहीं बचेगी जो तुम छोड़ के चले आओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, आज ही के दिन रिएक्शन नहीं करा दे रहा हूं, क्योंकि क्या होगा ना, पहले आपको फोकस करना है, जो मैंने पढ़ाया है वो एक बार माइंड में सेट कर लो जल्दी से, आधा घंटा मैक्सिमम लगने वाला है, जल्दी से सेट कर लोगे, फिर अगला रिलीज करता हूं मैं पार्ट 3, जिसमें मैं आपको रिएक्शन खटाखट पूरी एनसीईआरटी क्या करके दिखा देता हूं एक स्टेप में। बस आप मेरा साथ देना कि जब मैं लिखूं कुछ तो मैं बोलूँ बेटा यहाँ पर ऐसे करना है, तो तुमको पता नहीं चाहिए हाँ सर ने ऐसे बोला था ऐसे करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आई होप कि ये वीडियोस आपके बहुत फायदे के लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदे के लिए हैं। टेंशन मत लीजिएगा, अगर जितनी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपको लेक्चर में बताई, अगर उतना आपने ध्यान से फोकस कर लिया तो आपको कहीं भी कोई रोक नहीं सकता किसी भी रिएक्शन को खत्म करने से। ठीक है, और कोई भी रिएक्शन आपको याद नहीं करना, ये मैं प्रूफ कर दूंगा अपने पार्ट 3 वाले लेक्चर में। सो प्लीज़ बी रेडी विद अस। अगले पार्ट में आपके साथ हम मिलते हैं रिएक्शंस को लेकर के, कन्वर्जन रिएक्शन जो होगा सारा खत्म करेंगे एट द मोमेंट, साथ में नेमिंग रिएक्शंस भी, लेकिन नेमिंग रिएक्शन में भी यही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हम अभी तक आज सीख के जा रहे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कार्बन बढ़ाने घटाने का कॉन्सेप्ट प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आई विल बी देयर विद यू
थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।